देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। ये देखो यहाँ पर गुड मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन एक ही किया था। अभी और एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इंटीग्रेटेड कैसे होता है वो वाला भी आज हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड कैसे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज पीडीएफ हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, लास्ट दिन नहीं किया था। इलास्ट्रेशन 2 एक बार कर लेते हैं, क्योंकि देखो नॉन इंटीग्रेटेड ही लेकिन थोड़ा सा टफ होगा। टफ इन द सेंस कि उसमें हमें एंट्री वगैरह बहुत ही समझ के करना है। इंटीग्रेटेड वाला आसान है, अभी करोगे तो समझ जाओगे। मतलब इंटीग्रेटेड आज बता देंगे, ये वाला पहले कर लेते हैं एक बार नॉन इंटीग्रेटेड। तो नॉन इंटीग्रेटेड इलास्ट्रेशन 2 जो दे रखा है यहाँ पर देखो क्या बोला है। Acme Manufacturing Company Limited opens the costing record with the balances as on 1st of July। 1st of July में इनका ये balances दिख रहा है। Material Control Account, ठीक है, Material Control को Store Ledger Control भी बोला जाता है। ठीक है, WIP Control, Finished Goods Control, Production Overhead Control, जिसको Factory Overhead भी बोल सकते हैं, Administration, Selling and Distribution Overhead Control। ठीक है, अच्छा और देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अच्छा, इसका मैंने तुम लोग को ना दो नाम बताया था, कॉस्ट लेजर कंट्रोल और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर जनरल लेजर कंट्रोल। लेकिन इसका और एक नाम भी होता है, ये भी लिख लो अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाए कि नॉमिनल लेजर कंट्रोल। ठीक है, नॉमिनल लेजर कंट्रोल, ये वाला नाम भी यूज करना है, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये वाला नाम भी यूज करना है, तो ये वाला भी एक बार तुम लोग लिख लो, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, ये नहीं क्या हो जा रहा है। मैम जीएलसी या जीलेटा सेम तो জেনারেল লেজার অ্যাডজাস্টমেন্ট কন্ট্রোলটাই জিএলসি, যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট না থাকে জিএলসি হয়ে গেল, অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখলে জিএলএসি, জেনারেল লেজার অ্যাডজাস্টমেंट कंट्रोल अकाउंट, फुल नेम जनरल लेजर एडजस्टमेंट कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अच्छा, इसको मैंने जो बोला नॉर्मल लेजर वो नाम भी लिख लो। उसके बाद यहाँ मेटेरियल परचेज, मेटेरियल इशूड टू जॉब, मेटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस, ये बहुत सारा ट्रांजैक्शन दे रखा है। और बोल सकते हो ये कंप्लीट सम है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे मतलब लगभग जिस तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स सारा ही दे रखा है यहाँ पर हम लोग को। लेकिन जर्नल नहीं बोला है, बोला है कि सिर्फ मेकअप द वेरियस अकाउंट, अकाउंट का मतलब लेजर पोस्टिंग एज इन द कॉस्ट लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हमें अकाउंट प्रिपेयर करके देना है और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके देने के लिए बोला गया है। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, तो इससे तुम लोग का एक कंप्लीट ओवरव्यू हो ही जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या अकाउंट हम लोग को ओपन करना चाहिए। तो एक तो जो हम लोग के पास यहाँ पर अकाउंट है वो हम लोग ओपन करेंगे। बाकी जो है ये देखो मेटेरियल कंट्रोल, हम लोग ना लाइन बाय लाइन करेंगे। पहले मेटेरियल वाला कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट की तरह चलने से बेटर रहेगा। मेटेरियल उसके बाद वेजेस, इस तरह से। तो सबसे पहले इलास्ट्रेशन 2 लिख लेते हैं, मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और इसमें ओपनिंग बैलेंस लिख लें। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट होगा, क्योंकि ये हमेशा ट्रायल बैलेंस का लिखा हुआ हो या ना हो, ये फर्स्ट वाला डेबिट कॉलम, सेकंड वाला क्रेडिट कॉलम। ठीक है, 1,24,000, तो टू बैलेंस बीडी 1,24,000। ठीक है, अभी हम लोगों को ना बिना जर्नल के लेजर करना पड़ेगा, तो उसका भी हमारा हैबिट होना चाहिए कि बिना जर्नल के हम लोग किस तरह से लेजर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में ना जर्नल लेजर दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, या तो जर्नल पूछेगा या तो लेजर पूछेगा, दोनों चीज एक साथ करने नहीं देगा। अगर क्वेश्चन में इतने सारे एटलीस्ट जो है ट्रांजेक्शन है, अगर कम ट्रांजेक्शन है तो बात अलग है। ठीक है, अच्छा फिर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, WIP कंट्रोल, WIP कंट्रोल।
इसके बाद वेजेस लिख ले, वेजेस लिख लेते हैं इसके बाद, तो क्योंकि मेटेरियल के बाद वेजेस ही होता है, तो अगर हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे तो हमें उसको पुट करने में आसानी होगा। कॉस्ट शीट याद करो, मेटेरियल के बाद वेजेस होता है, तो मैंने वेजेस कंट्रोल लिख लिया। इसके बाद हम लोग वेजेस के बाद लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, प्राइम कॉस्ट ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, जिसको यहाँ पर जो नाम पे लिया गया वही लिखेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, जो नाम होता है उसी पे लिखना चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। तो लेजर भी हमारा जो है कम नहीं होगा, ठीक है, मतलब लेजर हमारे से कोई मिस नहीं होगा अगर हम लोग कॉस्ट शीट के सीक्वेंस में चलेंगे। कैसे लेजर करना है, जब जर्नल करके करते हैं तो ठीक है, वहां मिस होने का चांसेस कम होता है, बट सिर्फ जब लेजर करेंगे तो कॉस्ट शीट की तरह सोचो, मेटेरियल, मेटेरियल के बाद जो है लेबर, उसके बाद जो है फैक्ट्री का खर्चा। प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट थोड़ा सा इससे बड़ा होना चाहिए, मैंने इतना कर दिया, ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और उसका नाम क्या दे रखा है देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो हम यही वाला लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद हम लोगों को फिनिश गुड्स वाला बनाना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ही फिनिश गुड्स वाला कंसेप्ट आएगा, तो यहाँ पर बना लेते हैं फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फिनिश गुड्स के बाद क्या आ जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इतने में हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल, या फिर सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद एंड में बना लेते हैं जो कॉस्ट लेजर हम लोग का बनता है वो वाला, कॉस्ट मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल, यहाँ पर नाम देखो वही वाला था, नीचे था, ठीक है, नीचे इसके बाद वाला पॉइंट ये देखो, यहाँ पर दिखेगा तुम लोगों को, ये देखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल 3,13,150, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये थोड़ा सा अकाउंट जो है हमारा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर तो जगह नहीं हो रहा है, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट। और एक कॉस्टिंग पीएल बनाना पड़ेगा बस, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, कॉस्टिंग पीएल उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा जगह रख देते हैं, क्योंकि कॉस्ट लेजर में बहुत सारा ट्रांजैक्शन आएगा, जितने भी नॉमिनल सॉरी पर्सनल और रियल अकाउंट होता है, वो जहां वो अगर हम लोग लिखेंगे तो वो इसके थ्रू से ही लिखेंगे, ये एक डमी अकाउंट की तरह काम करेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, और एंड में एक ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है। कॉस्टिंग पीएल हो गया, इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बाद में देख लेंगे कितना जगह चाहिए, उस हिसाब से बना लेंगे, अभी हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले तो मैंने पुट कर दिया है मेटेरियल वाला अमाउंट, ठीक है, मेटेरियल कंट्रोल। अब WIP 60 to 500, तो WIP जहां लिखा है वहां लिखना पड़ेगा 60 to 500। अच्छा, मैंने WIP कहीं लिखा ही नहीं है, लो WIP लिखा नहीं, WIP कंट्रोल भी तो लिखना पड़ेगा, फिनिश गुड्स, ये WIP लिखना कहाँ चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद लिखने से बेटर होता है WIP कंट्रोल, मैंने इसके बाद फिनिश गुड्स लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो, अब तो यहाँ पर ये कॉस्टिंग पीएल के बाद ये इसको हटा देते, WIP करते, एंड में कॉस्टिंग पीएल करें, WIP कंट्रोल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेजर इधर उधर होने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने ही लिखने के सुविधा के लिए, ठीक है, यहाँ पर WIP कंट्रोल, इसके बाद कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, तो WIP कंट्रोल में कितना लिखना पड़ेगा, WIP कंट्रोल 60 to 500, टू बैलेंस BD 60 to 500। अच्छा,
इसके बाद यहाँ पर WIP कंट्रोल के बाद है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 1,24,000, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल ये वाला 1,24,000 टू बैलेंस BD 1,24,000, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 8,400, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 8,400, ये इधर है शायद, हाँ टू बैलेंस BD 8,400, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12,000 ये वाला बाई बैलेंस BD, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 6,250, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 6,250। लेकिन ये किधर है देखो, ये है हम लोग का डेबिट साइड में, ठीक है, ये क्रेडिट साइड में था। टू बैलेंस BD 6,250, ठीक है। अब ये डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्या होता है, कुछ डेबिट में दिख रहा है कुछ क्रेडिट में है, तो सारा का सारा एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों देखता है, क्योंकि ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन होने पे हम लोग क्या करते हैं, अगर स्मॉल अमाउंट का लॉस होता है तो हम लोग उसको कॉस्टिंग पीएल में नहीं देके कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ना, उसी तरह से ये सब कैरी फॉरवर्ड हो रखा है बैलेंसेस, ठीक है। तो कुछ डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, कुछ क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये ओवरहेड में जो पढ़ा था ना, उसी कंसेप्ट के वजह से है। ओवरहेड में जो मैंने एक चार्ट लिखवाया था तुम लोगों को कि क्यों हम लोग का अगर लॉस होता है तो हम लोग उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, हम लोग अगर चाहे तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वही वाला यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड है। अच्छा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल 3,13,150, कॉस्ट लेजर कंट्रोल बाई साइड में 3,13,150, 3,13,150। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले देखो मेटेरियल परचेज हुआ है, ठीक है, हम लोग मेटेरियल का सारा ट्रांजैक्शंस देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मेटेरियल परचेज हुआ है, इसका कहाँ पर पोस्टिंग होगा, मेटेरियल परचेज करने से नॉर्मली एंट्री होता है परचेज टू कैश, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर टू कैश तो लिख नहीं सकते हैं, क्या लिखेंगे, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। और मेटेरियल को क्या लिखेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, है ना। ये क्या हो जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ये हम लोग का पुट हो जाएगा मेटेरियल में, ठीक है। तो मेटेरियल में क्या मतलब, मेटेरियल परचेज में क्या बोल के पुट होगा, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोल के पुट हो जाएगा 4,80,100, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद करके करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, ये कौन सा वाला है, परचेज 4,80,100। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी कर देते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल में बाई मेटेरियल कंट्रोल 4,80,100, ठीक है, 4,80,100 हो गया। अच्छा, ये पुट हो गया। अब मेटेरियल इशूड टू जॉब, इसका एंट्री क्या होगा, मेटेरियल इशूड टू जॉब, इसका एंट्री क्या होगा। अब जॉब मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज रहा है, ठीक है। तो दो तरह से हमारा हो सकता है मेटेरियल, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अगर होता है तो वो या तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल कहलाएगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल कहलाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल कहलाएगा। ये तीनों में से तीनों भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। और अगर हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल हुआ तो वो कहां पर जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल हुआ तो कहां पर जाएगा, WIP में जाएगा, ठीक है। तो ये WIP में जाएगा 4,77,400, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ये WIP में चला जाएगा। WIP का एंट्री क्या हो जाएगा, फिर मेटेरियल चला जा रहा है तो मेटेरियल कम हो जाएगा, 2SLC तो होगा ही, टू स्टोर लेजर कंट्रोल, ये तो होगा ही, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4,77,000, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का, सॉरी ये WIP में जाएगा तो क्या एंट्री होगा, हम क्या बोल दिए, WIP में जाएगा तो क्या एंट्री होगा, WIP अकाउंट होगा ना, WIP अकाउंट, हाँ ठीक है, तो बोला था WIP अकाउंट हो जाएगा टू
स्टोर लेजर कंट्रोल, सोच के देखो, अगर हम लोग का स्टोर लेजर कंट्रोल से स्टॉक बाहर जा रहा है, ठीक है, जब हम लोगों ने खरीदा तो स्टोर लेजर कंट्रोल में आया, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कैश या क्रेडिटर या बैंक ये सब नहीं लिख सकते हैं। तो फिर अगर हम लोग का प्रोडक्शन में जा रहा है तो डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट जहां भी होगा वहां देखो WIP यूज होता है, ध्यान से देखो WIP यूज होता है, तो WIP टू SLC हो जाएगा, मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, WIP में लिखेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल। अच्छा, WIP ये वाले जगह पे आ गया, WIP में क्या लिखेंगे, टू स्टोर लेजर कंट्रोल। यहाँ पर मेटेरियल कंट्रोल बेसिकली, क्योंकि हम लोग के पास मेटेरियल कंट्रोल वाला लेजर है, हम लोगों ने स्टोर वाला लिखा नहीं है। 4,77,400 और मेटेरियल कंट्रोल में लिखेंगे बाई, यहाँ पर बाई WIP कंट्रोल 4,77,400, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने देखो, हम लोग के पास इतना मेटेरियल था, हम लोगों ने इतना खरीदा, इतना हम लोगों ने प्रोडक्शन में इशू कर दिया, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है मेटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस, ये क्या एंट्री होगा बताओ, और मेटेरियल टू एडमिनिस्ट्रेटिव, मेटेरियल टू सेल्स डिपार्टमेंट। अभी अभी मैंने तुम लोग को छोटा सा हिंट भी दिया था, अभी यहाँ पर लिख रहे थे ना, तो तुम लोग बताओ, हर जगह पे मेटेरियल जा रहा है, तो मेटेरियल जा रहा है तो हर जगह पे टू SLC होगा, स्टोर लेजर या फिर मेटेरियल कंट्रोल, जो भी बोलो, टू मेटेरियल कंट्रोल तो हर जगह होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, ये तीनों एंट्री में डेबिट क्या क्या होगा, मेटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट तो मेटेरियल होगा, डेबिट क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू मटेरियल कंट्रोल फर्स्ट सेक्टर। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल होगा टू मेटेरियल कंट्रोल, वो तो फिक्स्ड है, वो तो तीनों में ही होगा। अच्छा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल टू मटेरियल कंट्रोल। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल टू मेटेरियल कंट्रोल, और सेल्स डिपार्टमेंट वाला, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू मटेरियल कंट्रोल। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू मेटेरियल कंट्रोल। अब अपने आप तुम लोग कॉपी में लिखो, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं मेटेरियल कंट्रोल में, पहले हम लिख लेते हैं बाई फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये देखो मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, हम यहाँ से लिख लेते हैं बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, इसका लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या नाम लिया है ना, वही लिखते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। फैक्ट्री की जगह देखो क्या नाम यूज हुआ है, किसका लेजर था, वो लेजर के हिसाब से नाम हम लोग डिसाइड करेंगे, फैक्ट्री लिखे या फिर मैन्युफैक्चरिंग लिखे। यहाँ पर देखो यूज क्या हुआ था, प्रोडक्शन, ठीक है, तो प्रोडक्शन लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड की जगह ना प्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, नहीं तो बाद में क्रॉस पोस्टिंग में प्रॉब्लम होगा। तो बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 41,200, पहला वाला वैल्यू था 41,200, उसके बाद है 3,400 बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल 3,400, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 7,200 बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल अकाउंट। अच्छा हाँ, हम बोल रहे थे ना तुम लोग को पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे मान लो तुम लोग ऐसे ADM और ऐसे डॉट दे देते हो, तो इस पार्ट के लिए इसे इतना गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि काफी बड़ा बड़ा नाम होता है, तो ये WIP कंट्रोल चलेगा, एग्जाम में भी लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, चलेगा। हाँ, लेकिन कंट्रोल को पूरा लिख देना, ठीक है। कोशिश करो कि मतलब शॉर्टकट लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्टकट समझ में आए, जैसे कि S&D ओवरहेड ये चलता है, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल पूरा लिख दो, नहीं तो पूरा पूरा लिखोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट हमारा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो इसका जो है कंक्लूजन क्या निकल के आया, हम लोगों के पास टोटल इतना मेटेरियल था, उसमें से ये वाला प्रोडक्शन ये डायरेक्ट मेटेरियल है, ये देखो ये इशू हुआ है एज अ डायरेक्ट मेटेरियल, और ये वाला एज ए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं, प्रोडक्शन में, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे, टू मेटेरियल कंट्रोल बोल के हर जगह पे। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में लिख लेते हैं टू मेटेरियल कंट्रोल, यहाँ पर टू मेटेरियल कंट्रोल। अच्छा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला कितना है, वर्क्स मेंटेनेंस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 3,400, ठीक है, यहाँ से देख के लिख लिया, नहीं तो मुझे फिर से पेज पलटना पड़ता। और यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू
मेटेरियल कंट्रोल, ये शायद था 7200, एक बार चेक कर लेते 7200। और एक है हम लोग का WIP, WIP में लिखना पड़ेगा। अच्छा WIP मेरा इस पेज में है, टू मेटेरियल कंट्रोल। एक बार ऑलरेडी डायरेक्ट मटेरियल इशू हो चुका था जॉब में, ठीक है। और उसके बाद सॉरी इसमें क्यों, ये तो इनडायरेक्ट था ना, मैंने गलत कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोडक्शन ओवरहेड में। लिखा है तो वही मैंने, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गलती से, प्रोडक्शन ओवरहेड में चला जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ है, ये रहा, ये वाला 41,200, 41,200 टू मेटेरियल कंट्रोल, ठीक है। तो देखो कैसे मुझे पता चला कि हम गलत लिख रहे हैं, तुम लोगों से भी हो सकता है, क्योंकि इतना सारा अकाउंट होगा ना, तो आगे पीछे करते करते प्रॉब्लम हो सकता है। तुम लोग ये देखो, WIP रिलेटेड टू डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल अगर एक बार लिखा हुआ है, फिर से लिखेंगे क्या, फिर से डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ था, फिर देखा मैंने कि नहीं, ये तो लिखा हुआ था कि वर्क्स मेंटेनेंस, तो फिर मेंटेनेंस यानी फैक्ट्री, फैक्ट्री यानी फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, जो नाम यूज होगा। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 3,400 तक एंट्री जो है कंप्लीट कर लिया। फिर बोल रहा है मेटेरियल्स टू सेल्स डिपार्टमेंट, ये भी कर लिया। वेजेस, अब वेजेस देखो बोल रहा है वेजेस डायरेक्ट और वेजेस इनडायरेक्ट, ठीक है। जो डायरेक्ट है वो WIP में जाएगा, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट है वो कहाँ जाएगा, वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा। लेकिन ये दोनों को मिला के सबसे पहले हमें पेमेंट दिखाना पड़ेगा। जैसे देखो मेटेरियल तो हम लोग परचेज करते हैं, तो उसका कैश वाला एंट्री आ जाता है, ठीक है। ये वाला, ये देखो इसका कैश वाला एंट्री आ गया। फिर इस मटेरियल से हम लोगों ने इशू किया, कहाँ कहाँ, डायरेक्ट इशू किया मतलब प्रोडक्शन में, और इनडायरेक्ट इशू किया, है ना। ये देखो इशू टू जॉब, और ये क्या है, ये भी तो इशू टू वर्क्स मेंटेनेंस, इशू टू एडमिनिस्ट्रेशन, इशू टू सेल्स डिपार्टमेंट है। सिमिलरली वेजेस को पहले रिकॉर्ड करेंगे कि टोटल कितना वेजेस पेमेंट किए, और वेजेस का भी एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पार्ट WIP में जाएगा, और जैसे ये वाला WIP में गया था, और ये वाला इनडायरेक्ट पार्ट जो है, जहां पर इनडायरेक्ट पार्ट इनडायरेक्ट में जाने में 3 रास्ते होते हैं, या तो प्रोडक्शन ओवरहेड, या तो एडमिनिस्ट्रेशन, या तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही यहाँ पर इनडायरेक्ट वेजेस हम लोग का कहाँ पर जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस हम लोग का प्रोडक्शन ओवरहेड के थ्रू से जाएगा, ठीक है। तो पहले पेमेंट कर देते हैं। टोटल देखो, टोटल वेजेस कितना हो रहा है, 1,49,300 और 65,000। पहले टोटल कर लेते हैं हम एक बार, 1,49,300 प्लस 65,000, तो ये टोटल हो जा रहा है 2 लाख। ये देखो 2,14,300। तो ये हो जाएगा वेजेस कंट्रोल टू, क्या हो जाएगा टू। पेमेंट करने से क्या होगा बोलो, पहले पेमेंट करेंगे उसके बाद ट्रांसफर करेंगे। थोड़ा सा जितना पार्ट बोलेगा डायरेक्ट में, जितना बोलेगा इनडायरेक्ट में। तो क्या लिखना चाहिए, वेजेस कंट्रोल। पेमेंट का क्या एंट्री होता है, वेजेस टू कैश, तो वेजेस की जगह वेजेस कंट्रोल, और कैश की जगह क्या लिखेंगे, टू CLC। हाँ, टू CLC। तो ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग अब लिख लेते हैं वेजेस कंट्रोल में 2 CLC बोल के, ये टोटल अमाउंट, ठीक है। अब देखते हैं मेरा वेजेस कंट्रोल है कहाँ, यहाँ पर 2 CLC, ठीक है। CLC में कितना कितना आ जाएगा, 1 लाख। हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं ऐड करके, नहीं तो 1,49,300 प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 65,000, ठीक है। अब ये वेजेस कंट्रोल से प्लस ये वाला वेजेस कंट्रोल से थोड़ा अमाउंट जो है डायरेक्ट में जाएगा, और कुछ अमाउंट जो है इनडायरेक्ट में। जैसे ये डायरेक्ट बोल रखा था, तो डायरेक्ट में जाने से WIP होता है, देन एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल कम हो जाएगा, जैसे स्टोर लेजर कम हो जाता है। तो वेजेस कंट्रोल डेबिट हुआ था, अब जितना डायरेक्ट में जाएगा उतने से वेजेस कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, WIP टू वेजेस कंट्रोल, कौन से वाले के लिए, डायरेक्ट पोर्शन के लिए। मेटेरियल में भी सेम, डायरेक्ट पोर्शन के लिए WIP होता है। तो ये सारे पॉइंट तुम लोग ध्यान से देखो, टू बाय WIP कंट्रोल, ठीक है। ये कौन सा वाला है, ये ऑब्वियसली डायरेक्ट वाला है, ठीक है। और डायरेक्ट का वैल्यू कितना था, 1,49,300। ये हमें क्वेश्चन बताएगा कि कितना वैल्यू है, उतना हम लोग लिख देंगे। और जो इनडायरेक्ट था वो चला जाएगा प्रोडक्शन के थ्रू से, कुछ नहीं बोलता है तो फैक्ट्री, और अगर अलग से बता देता कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कुछ और, तो वैसे लिखना पड़ता। तो फैक्ट्री यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, ये यहाँ पर चला जाएगा। इसका वैल्यू 65,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड में लिखेंगे हम लोग टू वेजेस कंट्रोल, टू वेजेस कंट्रोल 65,000 यहाँ पर।
और WIP मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा WIP में टू वेजेस कंट्रोल 1,49,300, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। अच्छा देखो, तो हम लोग का ये वेजेस वाला भी कंप्लीट हुआ लगभग। ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, बोलो इसका पहले एंट्री नहीं आया था, ये क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोगों ने इनडायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा किया है 8,400, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, बता सकते हो? पहला बात है तो खर्चा पेमेंट करने का नॉर्मल एंट्री बताओ ना। अगर कॉस्ट बुक कीपिंग नहीं करते और नॉर्मल फाइनेंस बुक कीप करते तो फिर इसका क्या एंट्री करते? ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का खर्चा 8,400, तो फिर क्या एंट्री करते? एक्सपेंस लिखते। एक्सपेंस टू क्या लिखते? कैश लिखते, खर्चा पे किया। अब कैश के जगह क्या लिखोगे और एक्सपेंस के जगह क्या लिखोगे, ये दो सब्सटीट्यूट करने से ही तो आंसर दिमाग में आ जाएगा। बोलो क्या होगा? बोलो, कैश के जगह क्या लिखोगे? वो तो पता ही है, कैश के जगह क्या लिखोगे? कैश के जगह क्या लिखना है? टू CLC। और एक्सपेंस की जगह क्या लिखोगे? जब हमें इनडायरेक्ट मटेरियल बता रहा है एंड रिलेटेड विथ इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड। ओवरहेड हो सकता है फैक्ट्री वाला, एडमिनिस्ट्रेशन वाला और सेलिंग वाला, कुछ नहीं बोलने से फैक्ट्री वाला होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू CLC 8,400, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग को सोच के करना पड़ेगा। अब कितना सारा ट्रांजैक्शन हो सकता है, सारी चीजों को तो हम लोग ऐसे लिख के याद नहीं कर सकते। अगर हम लोग कंसेप्ट समझ जाएंगे तो हम लोग खुद से ही उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट का तीन ही फॉर्म होता है, या तो फैक्ट्री, या तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, या तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ना तो ऑफिस वाला है ना तो सेलिंग, क्योंकि बता देना चाहिए, नहीं बता रहा है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर अब मटेरियल कहा जाएगा, ऑब्वियसली मटेरियल ऑफिस या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जाके करेगा क्या? फैक्ट्री में ही जाएगा। तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू CLC, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू CLC। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू CLC मतलब इसके पीछे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जगह रखा है टू CLC, और वैल्यू कितना है? वैल्यू है हम लोगों का 8,400। और CLC में क्या लिखेंगे? CLC में लिखना पड़ेगा, CLC में क्या लिखेंगे? बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 8,400, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट वाला बताओ। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 2,42,500, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड में 2,42,500 का खर्चा हुआ है। तो खर्चा पे कर रहा है, तो खर्चा पे करने का एंट्री क्या होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड तो बता ही दिया यहाँ पर डायरेक्टली की फैक्ट्री का बात है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पेमेंट करने से टू कैश होता है, टू कैश की जगह हम लोग लिखेंगे टू CLC, ठीक है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में लिखेंगे टू CLC, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में लिखेंगे टू CLC, CLC में लिखेंगे बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। अच्छा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,42,500, 2,42,500। और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में ये वाला यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू CLC, ये हो जाएगा 2,42,250, शायद वही था, 2,42,250, ठीक है। अब ये दोनों हम लोग कैसे सोचेंगे? ये कौन सा है? यहाँ पर लिख दो ऐसे स्लैश देके, ट्रांसपोर्टेशन वाला था, ठीक है। और ये वाला क्या था? ये वाला था प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। ये प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा था। यहाँ स्पेसिफिकली नाम नहीं बताया कि कितना खर्चा था, ठीक है, मतलब कि किस चीज का था, जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया।
अच्छा यहाँ पर देखो फिर बोल रहा है कि एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड। अब बोल रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब किया गया है, तो एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है? फिनिश गुड्स बनाने के लिए तो WIP में एब्जॉर्ब होगा। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब कहाँ पर होगा? WIP में होगा, ठीक है। तो 3,59,100। अब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल जब चार्ज हो रहा है तब डेबिट होगा, जब एब्जॉर्ब होगा तो उसका वैल्यू उतने से क्रेडिट हो जाएगा और WIP में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे WIP टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में हमें लिखना पड़ेगा बाई WIP, बाई WIP कंट्रोल 3,59,100। देखो 3,59,100 और WIP में लिखेंगे टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 3,59,100, ठीक है। ये वाला हो गया। फिर बोला है देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड। इनकर्ड मतलब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा पे करने से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC हो जाएगा, तो टू CLC बोल के 74,000 लिखेंगे। यहाँ पर है टू CLC। जब भी बोलेगा, देखो जब भी बोलेगा कि इनकर्ड मतलब हम लोग ये खर्चा पे कर रहे हैं, ये हम लोगों ने कहा सीखा था? ओवरहेड में सीखा था, है ना। और CLC में बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, CLC में बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है? 74,000। ये भी हो गया। अच्छा अब ম্যাম নেক্সট বলে, ইনকার্ড মানি পেমেন্ট তো? হ্যাঁ ইনকার্ড মানি তখন ক্যাশের ব্যাপারটা আসবে, মানে আমি টাকাটা পে করছি। ঠিক আছে। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अब बोला है एलोकेटेड। हम लोगों ने पे तो कर दिया बट उसमें से कितना प्रोडक्शन में अप्लाई किया वो देखो, अप्लाइड या एलोकेटेड। अप्लाइड या एलोकेटेड बोला है 50 to 900। अब मुझे बताओ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा अगर अप्लाई किया जाएगा तो ओवरहेड का खर्चा हमारा जितना अप्लाई होगा उतना कम हो जाएगा। जब पे कर रहे हैं तब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल टू CLC, ठीक है। अब इसमें से जितना खर्चा हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं उतने से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हर जगह पे हर खर्चे पे हो रहा है, लेकिन डेबिट क्या करें? जब एडमिनिस्ट्रेशन का बात आ रहा है मतलब फिनिश गुड्स रेडी हो गया, जब तक फैक्ट्री का बात आएगा WIP से काम चलाएंगे क्योंकि WIP हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का बात आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा अप्लाई कब करेंगे? जब मेरा जो प्रोडक्ट है वो फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड हो गया होगा फिनिश गुड्स में, ठीक है। तब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे 14,800। फिर से बता देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल टू सेल्स डिपार्टमेंट। या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा हम लोग तभी अप्लाई करके सेल्स डिपार्टमेंट में भेजेंगे जब हम लोगों का वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिनिश गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, तो कहाँ है देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल फिनिश गुड्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फिनिश्ड गुड्स। ऐसे लिख के बस थोड़ा सा यहाँ देख देख के लिखो, मतलब तुम लोग भी चाहो तो पेंसिल से लिख के अपना एक बार याद करके फिर इसको पुट कर सकते हो। तो बाय फिनिश गुड्स ओवरहेड कंट्रोल वैल्यू देख लेते हैं। ये वाला है 14,800। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी करेंगे। क्रॉस पोस्टिंग हमेशा करना है, नहीं तो फिर बाद में मिलेगा नहीं। टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। इसका वैल्यू है 14,800। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड और उसके बाद एब्सॉर्ब। इनकर्ड का मतलब हम लोगों ने पे कर दिया। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लिखा है मैंने? ये बात पेमेंट दिखाते हैं टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। कितना है हम लोग का वैल्यू है 64,200। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल में बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल के, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। ये हो जाएगा कितना 64,200,
ये तो यहाँ पर जगह नहीं होगा, ठीक है, इसको ना हम यहाँ पर स्प्रेड कर लेते, क्योंकि यहाँ तो मुझे पता नहीं था इतना कम हो जाएगा जगह। और ठीक है, इसको इधर लिख लेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं पहले इसमें और कितना पोस्टिंग आता है। फिर बोल रहा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड। अगेन वैसे सोचो, एब्सॉर्ब जब हो रहा है तो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्प्शन, जितना एब्सॉर्ब हो रहा है उसके लिए, ठीक है। अब ये एब्सॉर्ब कहाँ पर होगा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने से क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो हम लोग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। $82,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो अकाउंट है यहां पर लिखेंगे टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 82,000, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, यहां पर बोला है देखो नेक्स्ट, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस 9,58,400। फिनिश गुड्स हम लोगों ने इतना प्रोड्यूस्ड किया है। अच्छा, अगर फिनिश गुड्स हम लोगों ने इतना प्रोड्यूस किया है 9,58,400, इसको हम लोगों को क्या लिखना चाहिए? ये प्रोड्यूस कहाँ से होगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल से रिलेटेड बात हो रहा है। प्रोड्यूस हुआ है मतलब इतना सारा फिनिश गुड्स बना है, कहाँ से ट्रांसफर होके आया है? WIP से, ठीक है। फैक्ट्री से फिनिश गुड्स, फैक्ट्री में WIP से फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुआ है, तो WIP कन्वर्ट टू फिनिश गुड्स, तो WIP लेजर कंट्रोल टू फिनिश गुड्स हो जाएगा, टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल 9,58,400। तो क्या हो जाएगा? WIP से आएगा फिनिश गुड्स टू WIP लेजर कंट्रोल टू फिनिश गुड्स या स्टॉक, जो भी लिखा है हम लोगों ने लेजर कंट्रोल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो WIP में देखते क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल ये रहा, इसमें लिखेंगे बाय WIP, बाय WIP लेजर कंट्रोल, ठीक है। बाय WIP लेजर कंट्रोल 9,58,400, ठीक है। फिनिश गुड्स में लिखेंगे और WIP में क्या लिखेंगे? अच्छा, मैंने ठीक लिखा बाय WIP से, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, तो मैं एंट्री तुम लोग फिनिश कुछ गुड्स टू WIP হবে। हाँ हाँ उल्टा लिख दिया, फिनिश गुड्स टू WIP होगा ना, मैंने रिवर्स लिख दिया। फिनिश गुड्स कंट्रोल यहाँ पर आ रहा है, WIP से ट्रांसफर हो रहा है, तो WIP कम होगा, मैंने रिवर्स की जगह ये कर दिया, तो यहाँ पर ऑपोजिट लिखना पड़ेगा, 2 हो जाए, टू WIP कंट्रोल या फिर लेजर कंट्रोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9,58,400 और WIP में लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, बाय फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल 9,58,400 हो गया है लगभग। बस अब बच रहा है फिनिश गुड्स सोल्ड 9,77,300। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगा, अगर हम लोग बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोगों ने यहाँ पर कितना दिखाना पड़ेगा? 9,77,300। तो फिनिश गुड्स कम होगा, देखो जब हम लोग गुड्स सोल्ड करेंगे तो फिनिश गुड्स कम होगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिर डेबिट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल टू फिनिश गुड्स कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखना पड़ेगा और एक फिनिश गुड्स में लिखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स कंट्रोल मतलब बाय कॉस्ट ऑफ, ম্যাম হ্যাঁ বলছি যে যে নর্মালি তো ফিনিশ গুড সেল করলে ক্যাশ আসার কথা, মানে সেল করছি যেহেতু। ফিনিশ গুডস সোল্ড 9,77,300 হ্যাঁ ক্যাশ আসার কথা, সেটা আমি কস্টিং পিএল এ দেখাবো, ঠিক আছে। কস্টিং পিএল আরেকবার দেখাবো, এটা আমি ডিউ এন্ট্রি মতো করছি, মানে আমি এটা দেখাতে চাইছি যে স্টকটা আমার কম হলো, মানে ট্রান্সফারটা দেখাচ্ছি, তারপরে আমি ওটা দেখাবো তোমার হচ্ছে এতে দেখাবো, কি বলে ওটাকে, কস্টিং পিএল যেটা আছে না, কস্টিং পিএল আমরা ওটাকে আবার ট্রান্সফার করব, এখনো ট্রান্সফার এন্ট্রি করিনি। এ দেখো এটা আমি কি করব, প্রথমে আমি এটাকে ফিনিশ গুডসটাকে কম করলাম আর কস্ট অফ সেলস এখানে ডেবিট করব, ঠিক আছে। এটা তারপরে এটাকে আমি ট্রান্সফার করব, যেহেতু সেল করছি তাহলে আমাকে এটাকে ট্রান্সফার করতে হবে কস্টিং পিএল এ, তখন আমি এটাকে অ্যাডও করব না, 9,77,300
कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, ये बेसिकली ट्रांसफर वाला एंट्री हो रहा है। सेल করলে ক্যাশ আসবে, ঠিকই বলেছো। ক্যাশ এলে এন্ট্রি কি হবে? ক্যাশ টু সেলস। টিএলসি টু, হ্যাঁ, ফিনিশ গুডস কন্ট্রোল এরকম। হ্যাঁ, কিন্তু এর আগে এটা ট্রান্সফার এন্ট্রিটা করবো না, মানে একটা যেমন ডব্লিউআইপি থেকে আমার অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডব্লিউআইপি থেকে ফিনিশ গুডস হচ্ছে, ফিনিশ গুডস থেকে ওটাকে সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাড হয়ে কস্ট অফ সেলস হচ্ছে। এবার যখন সেল হচ্ছে তখন আমার ফিনিশ স্টকটা কম হচ্ছে, সেটা দেখাচ্ছি যে আমার সেল হলে স্টকটা কম হচ্ছে, এটা আমি কস্ট রিগার্ডিং এন্ট্রি করছি। এবারে যে ক্যাশটা আসবে সেই এন্ট্রিটা অ্যাকচুয়ালি কে করবে? সেটা কি কস্টের লোক করবে না ফাইন্যান্সের লোক করবে? একবার ভেবে দেখো। ফাইন্যান্স। আমার ফাইন্যান্স। তাহলে আমরা এখানে কি দেখাবো যে আমার গোডাউন থেকে এত টাকার মাল খালি হয়ে গেল, মানে আমার কস্টটা এত টাকার, যেটা আমি ইনকার্ট করেছিলাম প্রোডাক্টে সেটা আমার কম হয়ে গেল, প্রোডাক্ট আমার এতটা স্টক কম হলো, তাহলে আমি स्टॉक कमটা এইভাবে দেখাবো। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम लोगों को सेल, हम लोग कॉस्ट शीट का डेटा डिटेल्स लिख रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट शीट में हम लोग सेल करते हैं ऐसा नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कि इतना अगर सेल वैल्यू होगा, अगर इतना प्रॉफिट बोल रहे हैं तो इतना हम लोगों का जो है कॉस्ट है उस पर इतना प्रॉफिट लगा कि ये सेल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, एस्टिमेटेड होता है। फिर हम लोग बेचते हैं तो वो तो फाइनेंस वाले एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि गुड सोल्ड होने पे कॉस्ट वाले क्या इम्पैक्ट दिखाएंगे कि हमारा जो स्टॉक है वो कम हुआ, ठीक है। इनके हिसाब से ये दिखाएंगे हमारा स्टॉक जो है कम हुआ। अब स्टॉक कम होने से फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल में स्टॉक आ रखा था तब डेबिट था, अब कम हो गया तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये देखो ये सेल वाला एंट्री है, ठीक है। ये कॉस्ट में क्या हुआ है, ये जो सेल वाला एंट्री है 14,43,000, इसका हम लोग वो कैश वाला एंट्री करेंगे, ठीक है। ये सेल्स का एंट्री है, ये सेल्स का एंट्री है, ये वाला बेसिकली मतलब ये एक्चुअल सेल्स है। और ये जो फिनिश गुड्स था इस बार का, उसका कितना हमारा स्टॉक कम हुआ वो दिखाने के लिए हम लोग ये दिखाएंगे फिनिश गुड्स सोल्ड। और ये टोटल सेल्स दिखा रहा है, ठीक है, ये टोटल सेल्स दिखा रहा है 14,43,000, इसका हम लोग इस तरह से एंट्री करेंगे। ये कैश की जगह सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएल ये एंट्री होगा, लेकिन ये कौन से वाले डेटा के लिए होगा? ये वाले डेटा के लिए होगा। ये टोटल सेल है, ठीक है। टोटल सेल जैसे हम लोग दिखाते हैं ना ट्रेडिंग में, कैश क्रेडिट सब दिखाते हैं ना, उस तरह से ये जो है ये बोल रहा है कि हमारा इतना स्टॉक बिक गया, ठीक है, हमारा इतना स्टॉक बिकेगा तो इतना स्टॉक हम लोग का कम होगा, क्योंकि हम लोग फिनिश गुड्स लेजर अगर बना रहे हैं तो उसमें कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो भी तो हमें देखना पड़ेगा, कितना स्टॉक हम लोग का खाली हो गया, तो उसके लिए ये वाला एंट्री हमें करना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम लोग ये दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा सारे अकाउंट क्लोज होने के बाद, ठीक है। तो फिनिश गुड्स लेजर को अगर एक बार देखोगे, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या लिखा, हम लोगों के पास कितना यहाँ पर डेबिट हो रखा था और कितना हम लोगों ने फिनिश गुड्स बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा किया, फैक्ट्री का खर्चा किया। ये देखो ये डायरेक्ट खर्चा है डब्ल्यूआईपी वाला, ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, ठीक है। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का निकल के आया 9,77,300। अब अगर हम लोग सेल कर देते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंट्री हो जाएगा। सेल करने से क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, ठीक है। तो ये वाला एंट्री ये हम लोग का बता रहा है कि इतने स्टॉक से इतना खाली हो, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ पर दिखाते हैं, क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखेंगे टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल 9,77,300, ठीक है। अच्छा, अब ये एंड वाला एंट्री 14,43,000, ठीक है, इसका एंट्री अभी अभी मैंने बताया। देखो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल करने से क्या एंट्री होगा, सेल करने से हमारे पास कैश आता है, कैश टू सेल्स होता है, बट कैश तो नहीं करेंगे, हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। जैसे मैंने बोला था हम लोग ट्रेडिंग पीएल में जो दिखाते हैं ना उसके लिए टू कॉस्टिंग पीएल, ये सेल्स जो है हम लोग ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्या होता है सेल्स टू ट्रेडिंग पीएल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पैसा मिल रहा है तो पहले पैसा मिलने का एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश की जगह लिखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू कॉस्टिंग पीएल 14,43,000, और कॉस्टिंग पीएल में हमें लिखना पड़ेगा
ये पीछे होगा शायद, ये रहा। कॉस्टिंग पीएल में हम लोग लिखेंगे बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 14,43,000, ठीक है, 14,43,000। और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब जब हम लोग क्लोज करेंगे ना तो समझ में और भी क्लियरली आ जाएगा। हम फिर से एक बार बता देंगे कि सारे अकाउंट में हम लोगों ने एक्चुअली लिखा क्या क्या है। तो देखो, ये मेटेरियल कंट्रोल अकाउंट में हम लोगों ने क्या क्या लिखा है। हम लोगों के पास 1,24,000 का पहले से मेटेरियल था। हम लोगों ने 4,80,100 का मेटेरियल परचेज किया। ये बताएगा कि हम लोग के पास टोटल कितना मेटेरियल, जो तुम लोग रॉ मेटेरियल अवेलेबल फॉर यूज लिखते हो, फिर वहां से क्लोजिंग वाला हटा देते हो, तो फिर ये बता देते हो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना है। कॉस्ट शीट की तरह सोचो कि हम लोग क्या लिखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल जो कि ये बता रहा है, प्लस परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल जो कि ये बता रहा है, फिर लेस कर देते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल जो हम लोग के पास यहाँ पर है नहीं, यहाँ निकलेगा, ठीक है। तो फिर क्या आता है आंसर कि रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड हम लोगों ने कितना किया, ठीक है, वो हमें पता चल जाता है। ये डायरेक्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये जो रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकल के आता है वो कौन सा वाला आता है, वो WIP वाला आता है, ठीक है, कि हम लोग प्रोडक्शन में कितना यूज किए। तो 1,24,000 प्लस 4,80,100, ये टोटल करने से हो जाएगा 6,04,100, ठीक है। अब ये अगर लेस कर देते हैं, ये सब यूज्ड है, कंज्यूम्ड है, कंज्यूम्ड इन डायरेक्ट, इन डायरेक्ट के हिसाब से ये डायरेक्ट मटेरियल का कंजम्पशन है, ये सब भी मटेरियल का कंजम्पशन है लेकिन इनडायरेक्ट का कंजम्पशन है, ठीक है। कॉस्ट शीट में तो वो प्राइम कॉस्ट में नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह से नहीं बन रहा है, पूरा का पूरा जो है लेजर बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, कंजम्पशन है, इन नेचर ऑफ डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो टोटल में से अगर इतना कंज्यूम्ड हो गया, जो नहीं हुआ वो बचा हुआ रहेगा, बचे हुए को हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सीटी, जो बच जाएगा बाय बैलेंस सीटी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते कितना होगा, 4,77,400 माइनस 41,200 माइनस 3,400 माइनस 7,200, तो ये हो गया 74,900। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रह जाएगा। और जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहां पर ये वाला वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग वेजेस कंट्रोल वाला देखते हैं। देखो, वेजेस कंट्रोल का क्या होता है, मतलब हम लोगों ने कितना वेजेस को पेमेंट किया। तो हम लोगों ने वेजेस को पेमेंट किया टोटल 2,14,300, ठीक है। उसमें से डायरेक्ट वेजेस का पेमेंट इतना है, इनडायरेक्ट का इतना है, ये क्लोज हो गया। इतना पेमेंट किया डायरेक्ट में, इतना इनडायरेक्ट, कुछ बचा हुआ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हमारा वेजेस रह गया। मेटेरियल रह सकता है क्योंकि वो एक सब्सटेंस है, वेजेस का ऐसा थोड़ी ना हो सकता वेजेस पेमेंट कर दिया फिर भी रह गया, ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ ना। मेटेरियल खरीदा था, नहीं यूज किया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। वेजेस का पेमेंट थोड़ी ना क्लोजिंग स्टॉक होगा, जितना लेबर से काम करवाएंगे, जितना पेमेंट का बात हुआ है पूरा करना पड़ेगा। अब लेबर हमारा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वो तो हमें खुद से समझना पड़ेगा, मतलब वो तो कॉस्ट वाले डिसाइड करेंगे कि डायरेक्ट को कितना दिया गया, इनडायरेक्ट को वो कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। हमें यहाँ पर ये देखना है कि डायरेक्ट लेबर को जब देते हैं तो वो WIP में जाता है, इनडायरेक्ट को जब देते हैं तो 3 जगह पे जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी हो सकता है लाइक सुपरवाइजर वगैरह, बट यहाँ पर हमें प्रोडक्शन बोला था तो हम लोगों ने प्रोडक्शन ही लिखा। तो इधर भी टोटल वही हो जाएगा 2,14,300। इस तरह से ये वाला अकाउंट क्लोज होगा। अच्छा, अब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल का देखो। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में हम लोग का ये बैलेंस दिख रहा है 8,400। फिर हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्शन का जो है मेटेरियल का यहाँ पर दिख रहा है 41,200, मेटेरियल का दिख रहा है 41,200। ये वाला क्या है, ये इनडायरेक्ट मेटेरियल है। ये कौन सा मेटेरियल है, इनडायरेक्ट। ये देखो, ये देखो 41,200 कैसे समझ में आएगा। मेटेरियल नॉर्मली अगर डायरेक्ट होगा तो वो WIP में जाएगा, अगर इनडायरेक्ट होगा तो वो प्रोडक्शन ऑफिस या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकता है। प्रोडक्शन में गया है तो भी ये इनडायरेक्ट मटेरियल है फॉर फैक्ट्री यूज, ठीक है। अब यहाँ पर वेजेस कंट्रोल, ठीक है, वेजेस कंट्रोल का कितना है 65,000, मतलब वेजेस को दिया गया फैक्ट्री में, मतलब इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा। ये देखो, ये क्या है, ये देखने से ही समझ में आना चाहिए, ये इनडायरेक्ट मटेरियल का इशू है, ये इनडायरेक्ट लेबर को पेमेंट किया गया। इनडायरेक्ट लेबर का जो है एप्लीकेशन है, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड में कितना इनडायरेक्ट लेबर लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 65,000 यहाँ पर टोटल। अच्छा, इसके अलावा और कुछ है इधर देखते हैं। हाँ, इधर भी है ट्रांसपोर्टेशन, इनडायरेक्ट मटेरियल लेके आने का खर्चा 8,400, और यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा है और भी 2,42,000
250, ठीक है। तो ये टोटल हो रहा है 3,65,250, 3,65,250। मतलब फैक्ट्री में जैसे हम लोग लिखते हैं ना इनडायरेक्ट मटेरियल का, सुपरवाइजर का सैलरी, ये वो, तो वैसे ही इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा लिखा गया है, इनडायरेक्ट जो है मटेरियल का खर्चा लिखा गया है, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल वाला तो वो इसी में ऐड होना चाहिए, यहाँ पर दिखा दिया है। ये हम लोग जब एंट्री करें तो उस हिसाब से आया, ठीक है। और ये प्रोडक्शन का खर्चा अलग से बताया था 3,65,250, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर WIP से ये वाला ट्रांसफर, क्योंकि हम लोगों का जो फैक्ट्री का खर्चा है मतलब डायरेक्ट खर्चा है, वो ऐड कहाँ पर होता है, जैसे कि प्राइम कॉस्ट जो आया वो ऐड कहाँ पर होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में होता है, वही चीज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट में गया है 3,59,100, ठीक है। तो बचा हुआ कितना है 6,150, तो ये इधर बैलेंस दिखा देंगे बाई बैलेंस CD 6,150, 3,65,250, ये क्लोज हो गया। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा हम लोगों ने कितना पे किया है 74,000। अब देखो मेटेरियल का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इनडायरेक्ट मेटेरियल का खर्चा कितना हुआ है 3,400। अच्छा, यहाँ पर पहले से बैलेंस था 12,000। फिनिश गुड्स जो है ये वाला, ये एक मिनट, ये शायद गलत पोस्ट कर दिया मैंने, 14,800 कितना था, एक मिनट देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट था 14,800, तो मैंने ये 14,800 को क्या लिख दिया, फिनिश गुड्स कंट्रोल लिख दिया है। ये वाला ये था 52,900 होगा, ये मैंने नीचे वाला गलती से लिख दिया, ये देखो 14,800, ये बैलेंस 52,900 होगा। फिनिश गुड्स कंट्रोल में एक बार चेक करें, टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल के मैंने कितना लिखा है 14,800 ही लिख दिया है दोनों जगह पे। अरे गलती से लिख दिया, ये अमाउंट जो है मेरा शायद गलती से चला गया यहाँ पर। ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर कितना है 52,900, मैंने शायद देखते हुए ये लिख दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन है ना, तो ये 52,900 होगा, तो एलोकेटेड टू प्रोडक्शन होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मेरा कम हो जाएगा, और फिनिश गुड्स बन रहा है तो फिनिश गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये वैल्यू गलत लिख दिया, एंट्री ठीक है, वो शायद आगे पीछे देख के मैंने लिख दिया 52,900। यहाँ पर भी सही करना पड़ेगा, यहाँ भी गलत लिख दिया। अच्छा, और ये वाला शायद पोस्ट नहीं किया मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जैसे एलोकेटेड टू प्रोडक्शन था वैसे एलोकेटेड टू सेल भी था, तो अगर प्रोडक्शन में एलोकेट होने से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल कम हो जाता है, तो यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल प्रोडक्शन में चार्ज कर रहे हैं तो वो फिनिश गुड्स बना रहा है, ठीक है, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा। और अगर हम लोग सेल्स डिपार्टमेंट में दिखा रहे हैं चार्ज टू सेल्स डिपार्टमेंट, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये एंट्री किया नहीं मैंने 14,800 वाला, वो वैल्यू इधर लिख के उसके बाद से मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया, ये एक रह गया है तो इसको भी लिख देते हैं। यहाँ पर भी हम लोग का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन ये सेल्स डिपार्टमेंट वाला है, ठीक है। ये फिनिश गुड्स में चार्ज किया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिनिश गुड्स में भी चार्ज किया मतलब प्रोडक्शन में, और सेल्स डिपार्टमेंट में भी किया, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 14,800। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे हमारा क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, हम कर लेंगे, पहले इसको ऐड कर लेते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लेते कितना हो रहा है, तो मुझे तो इधर ही ज्यादा बैलेंस दिख रहा है। टोटल करते 12,000 प्लस 52,900 प्लस 14,800, तो ये हो गया 79,700 माइनस 74,000 माइनस 3,400, तो इधर वैल्यू आ रहा है 2,300 टू बैलेंस CD 79,700। अच्छा, अब फिनिश गुड्स कंट्रोल का चेक करते हैं। फिनिश गुड्स कंट्रोल का क्या होगा, यहाँ पर 1,24,000 बैलेंस था, 52,900, 9,58,400 ये ऐड कर लेते हैं और इधर बैलेंस आएगा, तो 1,24,000 प्लस 52,900 प्लस 9,58,400, तो ये वैल्यू हो जाता है 11,35,300, 11,35,300 माइनस 977,300, तो ये हो गया 1,58,000।
बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। इतना फिनिश गुड्स कंट्रोल में स्टॉक था, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा किया गया फिनिश गुड्स के लिए इतना, और डब्ल्यूआईपी यानी डायरेक्ट खर्चा किया गया इतना, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना हुआ है, जो सेल हुआ हम लोग का 9,77,300, बाकी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला अकाउंट जो है कंप्लीट, ये वाला भी हम लोग का क्लोज हुआ। अच्छा, अब देखते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हम लोगों ने क्या क्या किया। पहले से इसमें ये बैलेंस दिख रहा है, मेटेरियल यहाँ पर 7200 और कॉस्ट लेजर कंट्रोल, और इधर 82,000, तो बैलेंस तो मुझे लग रहा है इधर ही आना चाहिए। 82,000 माइनस 6250 माइनस 7200 माइनस 64200, तो ये हो जाएगा 4,350 टू बैलेंस सीटी 82,000। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल में एक एंट्री बाकी था, वो कर लेते हैं। यहाँ पर एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का एंट्री हुआ था, टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल के 14,800, ये पोस्ट नहीं हुआ था। टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल 14,800, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब हम लोगों का जो कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद आ जाता है कि हम लोगों ने कितना स्टॉक बेचा। तो 82,000 का खर्चा किया है, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, और इसके बाद 9,77,300, ठीक है, फिनिश गुड्स, और ये हो गया 14,800 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा। तो 10,74,100, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा चार्ज हो रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में, तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेल हो रहा है उसका एंट्री अब हम लोग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई, ये कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर कहाँ होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये हम लोग का ट्रांसफर होगा। देखो मैंने दिखाया था तुम लोग को ट्रेडिंग में, मैंने बोला था ना ये तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स बन रहा है, लास्ट दिन हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स बन रहा है। तो एंट्री क्या होता है, ट्रांसफर कैसे करेंगे, कॉस्टिंग पीएल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कहां पर ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग पीएल में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल बोलेंगे, तो इसका क्लोजिंग हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका बाई बैलेंस लिखने का जरूरत नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे बाई कॉस्टिंग पीएल बोल के, ठीक है, बाई कॉस्टिंग पीएल बोल के 10,74,100, ये हो गया। अच्छा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इसका चेक करते हैं। इसका मैंने यहाँ पर जगह रखा है, मुझे लगा जगह कम पड़ जाएगा, नहीं ठीक है, चलो यहाँ पर ऐड करके देखते हैं कितना कितना है, इधर ही ज्यादा होगा लग रहा है। 3,13,150, 3,13,150 प्लस 4,80,100 प्लस 8,400, 8,400, और ये वाला कितना है, 2,42,500, 2,42,500, 74,000, 64,200, 64,200। अच्छा, और ये कितना आ रहा है, 11,73,950, नहीं मेरा तो टैली नहीं हुआ, एक मिनट देख लेते क्या क्या नहीं लिखा है मैंने, सारा चीजें तो लिखा है। वेजेस कंट्रोल मैंने कुछ पुट नहीं किया है क्या, चेक करते हैं। यहाँ पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल 4,80,100 पहला, तो 4,80,100, हाँ ये तो ठीक है, ये लिखा है, एक कम हो रहा है मेरा। यहाँ पर देख लेते हैं 2,14,300 बाई वेजेस कंट्रोल, ये देखो नहीं लिखा है ये वाला, ठीक है, बाई वेजेस कंट्रोल 2,14,300, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बाई वेजेस कंट्रोल 2,14,300, तो ये ऐड कर लेते हैं। अच्छा, और क्या नहीं लिखा है, ये वाला लिखा है मैंने, ये वाला 2,14,300 देख लिया। फिर यहाँ पर और क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल ये लिखना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पर और कहाँ है, CLC, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन, और ये 8,400 2,42,250, 8,400 2,42,500 लिखा है मैंने, 250 है। अच्छा, 250,
एक बार देख लेते, रुको 250 है कि 500 है? 2,42,000, एक मिनट, 2,42,000 250 है, ठीक है, मैंने गलती से 500 लिख रखा है। अच्छा 74,000 64,200। अच्छा चेक करते हैं एक बार फिर से, ठीक है। 3,13,150 प्लस 4,80,100 प्लस 8,400 प्लस 2,42,250। अच्छा 74,000 प्लस 64,200 और एक वैल्यू यहाँ पर 2,14,300। तो मेरा आ रहा है 13,96,400। और शायद एक मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, ये देखो, ये हो जाएगा 2 कॉस्टिंग पीएल, नहीं ये तो लिख दिया, कॉस्टिंग पीएल बोल के लिख दिया मैंने 14,43,000। अच्छा और क्या रह गया? और तो कुछ नहीं रहा। और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, क्या रह गया? यहाँ पर और क्या ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। एक मिनट, एंट्री देखते हैं एक बार, एंट्री में हम लोग का प्रॉफिट का एंट्री कैसे हुआ था लास्ट दिन, एक बार देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है, सेल हुआ है तो प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर प्रॉफिट होता है तो वो इस तरह से कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा, ठीक है, कॉस्टिंग पीएल टू सीएलसी बोल के, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है कि नहीं वो हमें कॉस्टिंग पीएल से पता चलेगा। तो अगर हमारा सेल बता दिया है ना, तो हमें पहले कॉस्टिंग पीएल को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग पहले कॉस्टिंग पीएल को क्लोज कर लेते, फिर सीएलसी को क्लोज करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो ये यहाँ पर हो गया। और इसका भी देखो क्रॉस पोस्टिंग एक होगा हम लोग का यहाँ पर। ये हो जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,74,100 है ना, यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,74,100, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने टोटल कितने का सेल किया, ये हम लोगों ने इतना सेल्स किया, ये सेल्स मतलब ये पैसा रिसीव किया और इतना कॉस्ट का सामान बेचा। तो हम लोग का प्रॉफिट जो होगा वो कहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा? वो हम लोगों का कॉस्टिंग पीएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? कॉस्टिंग पीएल टू सीएलसी। अगर हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, कैसे प्रॉफिट हुआ पता चल रहा है? हम लोग को सेल्स बता दिया है 14,43,000 और कितना सोल्ड हुआ है ये 9,07,000। ये फिनिश गुड्स बता रहा है, लेकिन ओपनिंग वाला भी तो बिक सकता है, सिर्फ फिनिश गुड्स से बिका ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा हम लोग का एक्चुअली कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स हुआ। इतना सारा 10,74,100, जिसमें से इस साल का 9,77,300 है, ठीक है। और बाकी ये सारे खर्चे मिला के कॉस्ट ऑफ सेल्स इतने में, ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट बता रहा है, बट उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी तो लगेगा। ये खर्चा हमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन तक का डिटेल्स दे रहा है ना, ये वाला, ठीक है। ये जो 9,77,300 बता रहा है, ये हम लोग को बता रहा है हम लोगों ने इतना फिनिश गुड्स जो है बेच दिया, ठीक है। लेकिन हम लोगों का कॉस्ट ऑफ सेल्स में और भी खर्चे एडेड है, तो सारा खर्चा ऐड करके हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग का फिनिश गुड्स में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली सेलिंग का पार्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज टू सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉस्ट फिनिश गुड्स का बढ़ के इतना हो गया जब हम लोगों ने बेचा, और जितने में बेचा वो वैल्यू भी हमें बता दिया गया है, जितने में बेचा वो इतना है। तो बाकी जो है ये हम लोग का प्रॉफिट होगा। तो ये हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 14,43,000 माइनस 14,43,000 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10,74,100, ठीक है। तो ये हो गया 3,68,900, 14,43,000, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया। अब जैसे ये प्रॉफिट आया तो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे बाय कॉस्टिंग पीएल बोल के। प्रॉफिट हुआ क्योंकि सेल्स का डेटा दे रखा था, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। 3,68,900, ठीक है। अब हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड करके हम लोग का बैलेंस निकल के आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो जाएगा ऐड करने से, फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। 3,13,150 प्लस 4,80,100 प्लस 8,400 प्लस 2,42,250 प्लस 74,000 प्लस 64,200 2,14,300 और 3,68,900, ये टोटल 17,65,300,
65,300 और लेस कुछ होगा, हाँ 1443, 322,300, ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी 17,65,300, ठीक है। अच्छा अब एक बार चेक करते हैं, ये बाकी है, WIP अभी भी बाकी है, तो WIP को क्लोज करना पड़ेगा, WIP का क्लोज कर लेते हैं। WIP का मतलब है डायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री का, तो 62,500, 4,77,400, 1,49,000, 3,59,000, 100, ठीक है। ये सब खर्चा ऐड कर लेते हैं, 62,500, 4,77,400 प्लस 1,49,300, 3,50,100, तो ये हो जाएगा 10,39,300 आ रहा है मेरा, एक मिनट, 62,500, 477,400, 149,300, 359,100, 1048 आ रहा है, 1048,300, ठीक है। 1048,300 माइनस 958,400, तो 89,900, ये बाई बैलेंस सीडी ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग का सेल्स का डेटा दे देगा ना, तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग का सेल्स का डेटा दे देगा तो पहले हमें सेल करके प्रॉफिट हुआ है कि लॉस वो चेक करना पड़ेगा, और वो ट्रांसफर करना पड़ेगा सीएलसी में, क्योंकि वो सीएलसी में ट्रांसफर होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फिर जाके सीएलसी हम लोगों का क्लोज हो सकता है। बाकी तो इजीली क्लोज होगा। मटेरियल का हम लोग देखेंगे कितना खरीदा, कितना यूज, कितना बचा हुआ है, वेजेस कितना पेमेंट कर दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन रिलेटेड क्या क्या खर्चा हुआ है, बाकी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से बैलेंस दिखेगा, ठीक है। ये सब बैलेंस ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से देख रहा है कि कितना हम लोगों ने सोचा था कितना हुआ उसके हिसाब से, ठीक है। ये सारा ही मुझे लगता है अकाउंट हम लोगों का क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन एक करके देखते हैं, जो कि है हम लोगों का नॉन इंटीग्रेटेड, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेटेड। ये वाला देखो, ये ट्रायल इंटीग्रेटेड, बैलेंसটা হলো না, ओ ट्रायल बैलेंस होगा, ठीक, तो ट्रायल बैलेंस कर लेते, चलो ट्रायल बैलेंस तो भूल गए, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं यहाँ पर। ম্যাম বলছি যে এখানে অ্যাকাউন্টসটা ক্লোজ করার ঠিক রিজনটা কি হবে এখানে? কি বলছো আরেকবার বলো। এখানে অ্যাকাউন্টসটা ক্লোজ করার রিজনটা কি হবে? মানে কোনটা পর কোনটা পর পর ক্লোজ করতে হবে সেটা? তুমি কস্ট শিটের মতো ক্লোজ করতে পারো, প্রথমে মেটেরিयल করলে, ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। देखो कैसे क्लोज करना है, सबसे पहले मेटेरियल वाला करो, ठीक है। यहाँ पर 1 2 नाम दे दे, देखो जैसे हमारा है उस तरह से, ये देखो पहले मेटेरियल करो फिर वेजेस करो, ठीक है। मेटेरियल वेजेस के बाद प्रोडक्शन वाला करो, और यहाँ पर मेटेरियल वेजेस फिर प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद ना WIP करो, ठीक है, उसके बाद WIP करो, फोर्थ नंबर WIP में लगाओ। हम बता दे रहे, तुम लोग लिखते जाओ 1 2 3, फोर्थ नंबर WIP में लगा दो, ठीक है। फोर्थ नंबर मेरा ना यहाँ पर आ गया, मैंने बोला था ना मेरा छूट गया WIP में, तो सीक्वेंस क्या हुआ, पहले मेटेरियल फिर वेजेस, ठीक है। मेटेरियल और वेजेस मतलब ये डायरेक्ट खर्चा हो गया, फिर हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में दिखा रहे, फिर WIP में दिखा रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का फिनिश गुड्स, इसके बाद हम लोग का फिनिश गुड्स, ये वाला WIP के बाद फिनिश गुड्स और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी तो दिखाना चाहिए। एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेशन का सीक्वेंस मुझे क्या देना चाहिए, प्रोडक्शन और ओवरहेड जो है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को, एक मिनट, ये वाला फोर्थ नंबर देना पड़ेगा, ये 1 दे दो, मैम ठीक है। হ্যাঁ বলছি যে প্রোডাকশনের সঙ্গে তো ওই WIP-টা অ্যাডলেস করার পর তারপর তো হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা আসে তার হ্যাঁ সঙ্গে তো ওটা, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা যুক্ত। হ্যাঁ ওটা WIP-টা পরে দেবো, এটা 2 দিয়ে दो, ये वाला 2 दे दो, ठीक है। ये वाला 2 दे दो, मेटेरियल वाला 1 हो जाएगा, वेजेस वाला 2 हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड वाला 3 हो जाएगा। देखो अब सही हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन ओवरहेड वाला 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वाला देंगे, 4 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में ये वाला दो, WIP वाला, ठीक है। फिफ्थ नंबर WIP, वो उधर चला गया इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, फिफ्थ वाला WIP दे दो, ठीक है। फिर WIP के बाद क्या देना है, WIP के बाद दे दो फिनिश गुड्स कंट्रोल या फिनिश स्टॉक कंट्रोल, मतलब ये 6th हो गया, उधर मैंने 5 दिया,
इधर मैंने 5 दिया तो ये हो गया मेरा 6th नंबर। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल के बाद दे दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नेक्स्ट चला जाएगा 7th नंबर, ठीक है, ये 7th नंबर में दे दो। कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दो 8th नंबर में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद 8 नंबर पे दे दो। और अगर कॉस्टिंग पीएल है और उससे मेरा सेल का डेटा दे रखा है तो पूरा प्रॉफिट लॉस निकलने के बाद मुझे ये मतलब कॉस्टिंग पीएल को 9th दे दो और कॉस्ट लेजर को 10 दे दो, ठीक है, इसको 9th दे दो, ये 9 दे दो, ठीक है, और ये 10 इधर भी दिख रहा है इसका आधा पार्ट, तो हम इधर लिखते ये 10 नंबर दे दो अगर मेरा कॉस्टिंग पीएल बन रहा है तो। अगर नहीं बनेगा तो यही वाला लास्ट होगा, सबसे लास्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल होना चाहिए। बाकी कॉस्ट शीट की तरह तुम लोग जैसे करते हो उसी तरह से ही कर लो, ठीक है। मेटेरियल, फिर वेजेस, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, उसके बाद हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हम लोग का WIP, फिर फिनिश्ड गुड्स, इस तरह से चलेगा, ठीक है। फिर WIP, फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अगर कॉस्टिंग पीएल ये क्यों पहले क्लोज होगा, क्योंकि इसमें से अगर हमारा सेल का प्रॉफिट लॉस आ जाए तो वो पुट करने के बाद कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल सबसे लास्ट तब होगा अगर मेरा कॉस्टिंग पीएल नहीं है। तो अगर कॉस्टिंग पीएल है तो पहले वो कर लो। प्रॉफिट लॉस हमारा जैसा भी आता है, अगर कुछ भी नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो भी ठीक है, एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर होगा फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, अब ट्रायल प्रोडक्शन बैलेंस। কত বললেন? प्रोडक्शन দিক হয়ে যাচ্ছে তো 3 নাম্বার। আচ্ছা, আর অফিসটা কত বললেন? অফিসটা অফিসার এডমিনিস্ট্রেশন 4, হ্যাঁ, ঠিক WIP আছে। 5। अच्छा चलो, अब हम लोग इसको बना ले ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th सितंबर था, आई थिंक 30th सितंबर। यहाँ पर क्या क्या अकाउंट हम लोगों ने बनाया उस हिसाब से। सबसे पहले मेटेरियल कंट्रोल, ठीक है, देखो हमें खुद ब खुद याद होना चाहिए। सबसे पहले मेटेरियल कंट्रोल ये लिख लेते हैं। वैसे ट्रायल बैलेंस में आगे पीछे लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसके बाद हम CLC लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 74,900, ये हम लोग का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ रहता है वो तो डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, इसके बाद वेजेस कंट्रोल कंप्लीटेड है। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 6150, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 6150, ये भी मेरा इधर डेबिट बैलेंस है। अच्छा, ये वाला देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, ये हो जाएगा क्रेडिट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट 2300, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अच्छा, ये वाला है फिनिश्ड गुड्स, नहीं पहले 5 नंबर WIP लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो पेज पलट के लिख लेंगे, फिनिश्ड गुड्स लिख लेते हैं, अभी दिख रहा है तो 1,58,000 फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 1,58,000, ये इधर आ रहा है, ठीक है, ये इधर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 4350, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल 4350, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 4350 हो गया। ये मेरा आया था क्रेडिट बैलेंस, तो मैंने क्रेडिट साइड ही, हाँ क्रेडिट साइड ही लिख दिया। अच्छा, ये वाला ये कोई बैलेंस नहीं आया, ठीक है। बैलेंस आने से तभी जो है ट्रायल बैलेंस में जाता है ना, तभी तो उसका नाम है ट्रायल बैलेंस, जो चेक करते हैं कि सही हुआ है कि नहीं कैलकुलेशन। और हो गया कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इसका इधर मिल जाएगा। यहाँ पर है 3,22,300 क्रेडिट साइड, 3,22,300 कॉस्ट लेजर कंट्रोल। WIP कंट्रोल है ये वाला 89,900, WIP कंट्रोल 89,900, इधर ही था शायद बैलेंस, एक बार चेक कर ले। डेबिट, हाँ इधर होगा। अच्छा, अब कॉस्टिंग पीएल में कोई बैलेंस नहीं है, अब इसको ऐड करने से दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। चेक करते हैं, 74,900 प्लस 6150 प्लस 158 1,58,000 89,900 3,28,950 3,28,950। अच्छा, इधर
माइनस करके चेक कर लेते हैं, 0 आ जाएगा तो ठीक है, लिख देंगे उतना ही टोटल। हाँ 0 आ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 3,28,950 दोनों साइड आ गया है, तो ठीक है, हम लोग का फिर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का आंसर लगभग ठीक ही है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ट्रायल बैलेंस जब तुम लोग अकाउंट्स में कभी पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो अगर कभी पढ़ा भी है तो देख सकते हो कभी कभी ट्रायल बैलेंस ना मैच भी हो जाता है। मान लो कोई एंट्री किया ही नहीं हम लोगों ने, तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है, फिर यहाँ पर वैसा वाला पोर्शन होगा नहीं तुम लोग का, ठीक है, हम लोग रेक्टिफिकेशन तो कर नहीं रहे हैं, तो ये वाला हम लोग का सही है तभी टैली हुआ है। अच्छा अब ম্যাম देखो। हाँ হ্যাঁ বলছি যে নর্মাল কস্ট শিট করার সময় ফার্স্টে তো ফ্যাক্টরি কস্টটা বার করতে হয়, ফ্যাক্টরি কস্টের সাথে ডাব্লিউআইপিটা অ্যাডলেস করার পরে তারপরে অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা যোগ করতে হয়। কিন্তু হুম। এখানে অ্যাকাউন্টস গুলো ক্লোজ করার সময় প্রোডাকশন ওভারহেড অব্দি করা হলো, তো তারপরে তো ডাব্লিউআইপিটা করা উচিত ছিল, তা না করে প্রোডাকশন ওভারহেডের পরে ডাইরেক্ট মানে অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাট। প্রোডাকশনের পরে ডব্লিউআইপি, আমি এটা কি সিকোয়েন্স দিলাম, 1 2 3 এর পর 4-এ করেছেন হচ্ছে ফ্যাক্টরি অ্যান্ড ওই মানে অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা 4-এ করেছেন। মেটেরিয়াল, তারপরে ওয়েজেস, তারপরে প্রোডাকশন ওভারহেড করেছি, তাই তো? হ্যাঁ, আর তারপরে কস্ট শিটে প্রোডাকশনের সঙ্গে ডাব্লিউআইপি যোগ করতে হয়, তারপর তো নেট ফ্যাক্টরি কস্ট বেরোয়, তো নেট ফ্যাক্টরি কস্টের সঙ্গে তারপরে অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যোগ করতে হয়। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পর ডব্লিউআইপি বলেছি, তাই তো? অসুবিধা এখানে হবে না, কেন বলো তো, এখানে তো ট্রান্সফার একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটা অ্যাকাউন্টে হচ্ছে না, যেটাতে হয় সেটাতে সিকোয়েন্সের দরকার হয়, ঠিক আছে, এটা তুমি করতে পারো, তুমি আগে যদি ওটাকেও ক্লোজ করে না অসুবিধা হবে না। দেখো কখন আমাদের সিকোয়েন্সটা ম্যান্ডেটরি থাকে, যখন একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটা অ্যাকাউন্টে ডেটা ট্রান্সফার হয় তখন ম্যান্ডেটরি থাকে। এগুলো তো আমাদের জার্নাল এন্ট্রির সাথে হচ্ছে, যেমন ধরো এইটাতে তোমাকে দেখ ম্যান্ডেটরি হচ্ছে কেন, কারণ তোমার এইখানে এইটার ব্যালেন্সটা এখানে ট্রান্সফার হওয়ার কথা, যখন এরকম হয় তখন আমার অবশ্যই এটা আগে ক্লোজ হবে তবেই আমি এটা ক্লোজ করতে পারবো, কিন্তু বাকিগুলোতে দেখতে পারো যে কারোর ব্যালেন্স কোনোটাতে ট্রান্সফার হচ্ছে না সেরকম ভাবে, ঠিক আছে। আমি দুটোই দেখলাম ট্রান্সফার হচ্ছে এখানে, একটা হচ্ছে এই যে কস্টিং পিএল বলে যেটা এলো, ঠিক আছে, এটা আমার কস্টিং পিএল এ যাবে, এই একটা হলো, বাকি সবগুলো কিন্তু বাই ব্যালেন্স টু ব্যালেন্স ইডি করে আসছে। আমার যদি ব্যালেন্স বলেই আমার মানে ডেটা গুলো আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ট্রান্সফারের ব্যাপার যখন থাকছে না তখন আমার সিকোয়েন্সটাও তো ম্যান্ডেটরি হবে না, ঠিক আছে। তুমি যদি ওটাকে ডব্লিউআইপিও আগে করো প্রবলেম নেই, কারণ এখানে তোমার ট্রান্সফার গুলো হচ্ছে না। তুমি যদি কস্ট শিটের মতো করো, যেটা বলছো হ্যাঁ ঠিক আছে আমার ডব্লিউআইপিটা আগে দেওয়া উচিত ছিল, তো তুমি ডব্লিউআইপি আগে করতে পারো। দেখো আমার কোনখানে সিকোয়েন্সটা ম্যান্ডেটরি হয়, যেখানে আমার ডেটা একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটা অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়, মানে অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স যখন অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয় তখন ম্যান্ডেটরি হয়। দেখো মেটেরিয়ালটা আমি যদি লাস্টেও ক্লোজ করি, আমি জানি কি আমার মেটেরিয়ালের ব্যালেন্স কোথাও ট্রান্সফার হবে না, তাহলে আমি যদি এটা সবার লাস্টেও ক্লোজ করি তো আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমার কখন কোনটাতে অসুবিধে, যদি লিঙ্কড অ্যাকাউন্ট থাকে, যে একটা অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হচ্ছে, তখন আমাকে নাম্বারিং করাটা জরুরি হয়। বাকি তুমি ধরো ওয়েজেসটাকে সবার লাস্টে ক্লোজ করলে কিছুই অসুবিধা নেই, কেন এটা তো ট্যালি হয় সবসময়, কি আমি কতটা ওয়েজেস পে করেছি, কতটা আমার डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं सीक्वेंस तुम लोग दे सकते हो, बट सीक्वेंस का हमें तब ज्यादा जरूरत होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे देखो ये अकाउंट अगर हम लोग सबसे लास्ट में भी क्लोज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें मेटेरियल का बैलेंस कहीं ट्रांसफर नहीं करना है। तो ये मान लो अगर हम लोग 10th नंबर पे भी इसको क्लोज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोगों का कोई बैलेंस दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला होता है, इन दैट केस हमें ये सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, और हम लोग परचेज का अकाउंट भी साइमल्टेनियसली बना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दोनों अकाउंट को ना साइमल्टेनियसली बनाना पड़ता है कि हम लोगों ने कितना खरीदा, और इससे हम लोगों का क्या अकाउंट का इंफॉर्मेशन उससे पता चलेगा। जो परचेज है, क्रेडिट परचेज अगर गिवन नहीं है तो वो क्रेडिटर में ट्रांसफर होगा, तो ये साइमल्टेनियसली बनता है, और जो मिसिंग होता है एक दूसरे से सब्सटीट्यूट होता है। लेकिन यहाँ पर कोई अकाउंट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से सब्सटीट्यूट हो रहा है, एटलीस्ट ये सब अकाउंट लाइक मेटेरियल कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है, सब बैलेंस रह जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, फिनिश गुड्स ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी बैलेंस रहेगा।
कॉस्ट ऑफ सेल्स का अगर हमारा सेल बता दिया है तो वो एक जो है लिखने के बाद हमारा कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा, और बाकी यहाँ पर अगर देखो तो ये वाला जो है ये कहाँ गया, कॉस्टिंग पीएल वाला, ठीक है। तो ये दो अकाउंट देख सकते हो कि हमारा क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है तो उसके बाद वो मतलब एंट्री करना जरूरी है। बाकी क्लोजिंग का कोई सीक्वेंस यहाँ पर उतना मैंडेटरी नहीं होगा। अगर मैंडेटरी कुछ है तो ये पहले क्लोज होना चाहिए, अगर कॉस्टिंग पीएल और सीएलसी एक साथ है देन ये क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो ये दो मैंडेटरी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखें तो ये कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोज होने के बाद ही कॉस्टिंग पीएल होना चाहिए। मतलब अगर सीक्वेंस देखें, अगर मैंडेटरी सीक्वेंस देखें तो ये एक नंबर दे दो, अगर हमारे पास ये तीन अकाउंट अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग पीएल और कॉस्ट लेजर कंट्रोल, तब हमें पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंप्लीट करना चाहिए, फिर कॉस्टिंग पीएल को, फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल को, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल को सेकंड में, फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल को थर्ड में। बाकी देखो सब बैलेंस आ रहा है, तो इसमें ना कोई जरूरी नहीं है। अगर हम लोग डब्ल्यूआईपी को कॉस्ट शीट के हिसाब से भी सीक्वेंस पे लगा देते हैं, जैसे कि मैंने एक आगे पीछे कर दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सारे बैलेंस है। आई थिंक समझ में आ रहा है क्यों हम बोल रहे हैं कि सीक्वेंस का जरूरत कहाँ पर होगा और कहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सीक्वेंस का जरूरत कॉस्ट ऑफ सेल्स के यहाँ देखना है, कॉस्टिंग पीएल और कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ये तीन अगर एक साथ होता है तब इसका सीक्वेंस मेंटेन करो। हम बता देते हैं, ये देखो कॉस्टिंग पीएल, कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। तो अगर ये तीन अकाउंट है, पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज करो, फिर उसका बैलेंस कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा, फिर कॉस्टिंग पीएल में अगर कोई प्रॉफिट लॉस का बैलेंस आएगा तो वो कॉस्ट ऑफ लेजर कंट्रोल में ट्रांसफर होगा। एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए तो यही वाला हो रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन ये होगा, मुझे और नहीं लगता है कि इससे ज्यादा, क्योंकि ये मैक्सिमम सारे डेटा के साथ ही था ये वाला क्वेश्चन। बाकी तुम लोग आगे पीछे क्लोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डब्ल्यूआईपी को अगर फोर्थ नंबर पे दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कॉस्ट शीट की तरह ही होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और ये फिफ्थ में भी अगर करते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेंटेन करना थोड़ा सा जरूरी है। तो इसका सीक्वेंस लिख सकते हो, बाकी का आगे पीछे हुआ तो भी कोई इश्यूज नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये 10th जो है अगर ऐसे भी रख देते हो जैसे मैंने लिखा है तो भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा, सही होगा, गलत नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड वाला एक बार देख ले, ठीक है। सॉरी हाँ, इंटीग्रेटेड वाला इलस्ट्रेशन 3 देखो, ये वाला बता देते हैं यहाँ पर कैसे करके हमें एंट्री करना चाहिए। यहाँ पर देखो हम लोग इंटीग्रेटेड अकाउंट जब करेंगे तो हम लोगों को ना क्या होगा, यहाँ पर हम लोग एक साथ अकाउंट बना रहे हैं, मतलब कॉस्ट और फाइनेंस बुक जो है वो कंबाइनली फॉलो हो रहा है। तब कैसे इंपैक्ट आएगा हम एक एंट्री के साथ दिखाते हैं। देखो जैसे मान लो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, ट्रांजैक्शंस यहां पर लिख देते हैं लाइक क्रेडिट परचेज ऑफ मेटेरियल, ठीक है। हम लोग मेटेरियल अगर क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो फाइनेंस बुक वाले क्या लिखेंगे और कॉस्ट बुक वाले क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सोचो। क्रेडिट परचेज क्या, ये तो तुम लोग को पता ही है, परचेज टू क्या लिखोगे, परचेज टू क्रेडिटर लिखोगे, ठीक है। फाइनेंस बुक वाले ऐसा नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं मेटेरियल कंट्रोल या फिर स्टोर लेजर कंट्रोल, मेटेरियल लेजर कंट्रोल टू क्या हो जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अब अगर इंटीग्रेटेड करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये नॉमिनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। अब ये तीनों का तीनों अकाउंट ही यूज कर सकते हैं, बट ये कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, देखो फाइनेंस वाले नॉमिनल अकाउंट भी यूज करते हैं, इनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो है ये अपना रियल अकाउंट भी यूज करते हैं, ये पर्सनल अकाउंट भी यूज करते हैं, बट जो कॉस्ट वाले हैं वो सिर्फ खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर यहाँ पर इसी हिसाब से हम लोगों ने इसको नॉमिनल अकाउंट दिया, और क्योंकि हम लोग पर्सनल अकाउंट लिख नहीं सकते तो ये एक डमी अकाउंट की तरह यूज करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर दोनों इंटीग्रेटेड हो रहा है, इंटीग्रेटेड होने से ये दोनों चीज जो है कंबाइन हो जा रहा है, ठीक है। अब कंबाइन होने से इंटीग्रेटेड में कितने सारे अकाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर ये दोनों चीज मिल जा रहा है तो कितना सारा अकाउंट हो जाएगा हम लोग के यूज के लिए। हम लोग के पास नॉमिनल अकाउंट तो दोनों यूज कर रहे थे, ये यूज करेंगे, रियल भी यूज कर लेंगे, पर्सनल भी कर लेंगे, क्योंकि दोनों कंबाइन हो रहा है। तो इनका 3 और इनका ये 1, तो ये कॉमन था, तो हमारे पास तीनों ही अवेलेबिलिटी हो जाता है कि हम लोग तीनों तरह का अकाउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एंट्री कैसे होगा,
अब हम लोग यहाँ पर एंट्री इस तरह से करेंगे कि पहले देखो प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम नॉमिनल अकाउंट को लेके नहीं था, प्रॉब्लम था हम लोगों का रियल और पर्सनल अकाउंट लेके। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर क्रेडिट परचेज किया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे जो हम लोग अभी तक डमी यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तो एक डमी अकाउंट है, ये एक सब्सटीट्यूट अकाउंट है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पर्सनल अकाउंट यूज करना अलाउड है, तो हम लोग टू क्रेडिटर लिख देंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट यूज करना अलाउड है तो टू क्रेडिटर लिख देंगे, क्योंकि ये तो कोई अकाउंट नहीं था, ये डमी अकाउंट था। ठीक है, अब ये पर्सनल अकाउंट यूज कर लिया। अब नॉमिनल में क्या है, परचेज है, मेटेरियल लेजर कंट्रोल है। अब कौन सा यूज करें, तो देखो फाइनेंस वाले का एक लैंग्वेज हम लोगों ने यूज कर लिया क्रेडिटर, फिर कॉस्ट बुक वाला बोलेगा मेरा कुछ नाम लो, नहीं तो हम क्यों तुम लोग के साथ इंटीग्रेटेड करेंगे, मतलब याद रखने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार इनसे क्रेडिटर लिया हुआ है तो फिर इनसे मेटेरियल लेजर कंट्रोल लो, तब तो पता चलेगा कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो इनका क्रेडिटर का इंपैक्ट दिख रहा है और इनका कौन सा इंपैक्ट दिखना चाहिए, मेटेरियल लेजर कंट्रोल का। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें रियल, नॉमिनल और पर्सनल तीनों अकाउंट को कंबाइंडली हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग को कॉस्ट बुक का भी पार्ट लेना है, फाइनेंस का भी लेना है। कैसे लेना है, जो डमी वाला पार्ट है उसे हटा दो, मतलब जो जीएलए सीएलए इसको हटा दो। ठीक है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो हम लोग रियल पर्सनल हमेशा फाइनेंस वाले से लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ही वो अवेलेबल होगा, कॉस्ट बुक वालों के पास वो अवेलेबल नहीं होगा। और नॉमिनल वाला इनसे ले लेंगे क्योंकि ये तो बेचारे नॉमिनल वाला ही रिकॉर्ड करते हैं। तो लैंग्वेज जब भी नॉमिनल रिलेटेड होगा तो कॉस्ट बुक वाले से लेंगे, और जब रियल पर्सनल होगा तो हम लोग फाइनेंस बुक वाले से ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें एंट्री करना पड़ेगा। तो बहुत सारा एंट्री होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा, हम लोग का एक एंट्री वाला क्वेश्चन ही दिया है तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं जैसे मैंने प्रोसेस बोला। तो यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन 3, तो तुम लोग मुझे बताना कि एंट्री क्या क्या होगा। सबसे पहले बोला है रॉ मेटेरियल परचेस, बोलो इसका एंट्री क्या होगा, रॉ मेटेरियल परचेस का बोलो, मैंने सिखा तो दिया कैसे होगा रॉ मेटेरियल परचेस का एंट्री, अभी तो सिखा है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, टू कैश या बैंक। और अगर क्रेडिट में हो रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ परचेस बोला है तो हम लोग इसको क्रेडिट ऐसे स्लैश देके क्रेडिटर भी लिख देते हैं। ठीक है, क्लियरली तो कुछ बोला नहीं है तो हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि जर्नल एंट्री है तो मैंने दोनों ही लिख दिया। ठीक है, ताकि दोनों चीजें तुम लोग को याद रहे। अब जैसे बोलेगा क्वेश्चन में, अगर डायरेक्टली बोल देगा कि कैश ही है तो फिर टू बैंक या कैश कर दो। ठीक है, सेकेंड देखो क्या बोला है, डायरेक्ट मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। अब मेटेरियल प्रोडक्शन में जाने से क्या एंट्री होगा, बोलो प्रोडक्शन में जाने से क्या एंट्री होता है। अभी तक तो हम लोग ये सीख रहे थे, प्रोडक्शन में जाने से क्या होता है, WIP2 क्या होता है, स्टोर लेजर कंट्रोल। क्या फाइनेंस वाले इसका एंट्री करते हैं, सोचो, क्या फाइनेंस वाले इसका एंट्री करते हैं। मेटेरियल का कितना हम लोगों ने फैक्ट्री में भेजा, क्या इसका कोई लेन देन फाइनेंस वाले से है। फाइनेंस वाला तो मटेरियल खरीदने का एंट्री करता है, क्या मटेरियल का कितना पोर्शन कंज्यूम हुआ उसका डेटा कौन रखता है, कॉस्ट वाले रखते हैं। तो ये कॉस्ट बुक में जाएगा, तो फाइनेंस बुक में इस ट्रांजैक्शन का कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का कंबाइंड एंट्री यही निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस वाले तो इसका कोई एंट्री करते ही नहीं है, तो हम लोग का कंबाइंड एंट्री यही वाला निकल के आएगा, फिर इसका तो कोई अलग से एंट्री होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, WIP कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल 1,50,000। तो ये भी ध्यान से देखना है हमें कि अगर हम लोगों का कोई एंट्री नहीं हो रहा है किसी एक बुक में, तो अगर कोई एक पर्सन के तरफ से हो रहा है, मतलब या तो कैश बुक में हो रहा है, कॉस्ट बुक में हो रहा है, या तो फाइनेंस बुक में हो रहा है, तो उसी में एंट्री करना पड़ेगा। फिर बोल रहे हैं वेजेस पेड 30% इनडायरेक्ट, इसमें से 30% इनडायरेक्ट वेजेस है। तो वेजेस पेड का एंट्री क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। वेजेस टू क्या होता है, कैश, ये फाइनेंस वाले करते हैं। कॉस्ट वाले क्या करते हैं, वो नाम लिखते हैं वेजेस कंट्रोल टू CLC। मैंने क्या बोला, CLC को हमें यूज नहीं करना है अगर हमारे पास कोई रियल या नॉमिनल अकाउंट है। तो टू कैश या बैंक हम लोग कंबाइन करके क्या यूज करेंगे, टू कैश या बैंक हम लोग यूज कर सकते हैं, कैश या बैंक। और वेजेस की जगह वेजेस कंट्रोल यूज कर लेंगे, नहीं तो इनका तो कोई फिर मतलब इनका भी तो कुछ योगदान होना चाहिए ना। तो ये वेजेस जो है, यहाँ से अगर कैश ले रहे तो इनसे वेजेस कंट्रोल लो, तो ये हो गया 1,20,000। तो वेजेस कंट्रोल टू कैश या बैंक लिखना चाहिए। ठीक है, वेजेस कंट्रोल टू कैश या बैंक 1,20,000 यहाँ पर लिखते हैं, ये पेड वाला एंट्री हो जाएगा। वेजेस कंट्रोल
टू बैंक लिख देते, मैंने आगे यहाँ पर मेटेरियल वाला भी बैंक लिखा था तो बैंक लिख देते। ये तो पहले इनकर्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा कि कितना इनडायरेक्ट है कितना डायरेक्ट है। अब 30% इनडायरेक्ट है तो फिर 70% डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहां पर चार्ज करना है वो फाइनेंस वाले दिमाग नहीं लगाते, वो तो कॉस्ट वालों का दिमाग लगाना है। तो कॉस्ट में जो एंट्री होता है वही कर देंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वेजेस होता है वो तो WIP में जाता है और जो इनडायरेक्ट होता है वो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं WIP कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल। अब कितना परसेंट डायरेक्ट है कितना परसेंट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है 30%, तो इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पर 1,20,000 का 30% यानी 36,000, ठीक है। 1,20,000 का 30% यानी 36,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 70% डायरेक्ट हो जाएगा यानी 84, बाकी देखो 84 ही बचेगा, कैलकुलेट करके देख लो 84,000 हो जाएगा हम लोगों का इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट वाला। WIP में डायरेक्ट वाला जाता है ना। अच्छा, उसके बाद बोला है यहाँ पर वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन बोला है अलग से, ठीक है। ये प्रोडक्शन में चार्ज बोल रहा है 84,000, तो अगेन इसका रिकॉर्डिंग कौन करेगा? वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब इनकट किया जा रहा है तो दोनों इसका एंट्री करेंगे। तो एक तो बोलेगा कि हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, एक बोलेगा कि फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री का खर्चा है, अगर प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डेबिट टू क्या कर देगा, कैश या बैंक, और दूसरा क्या करेगा वो लिखेगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC करेगा, ठीक है। ये वेजेस चार्ज है, चार्ज का मतलब इनकट हो जाएगा, तो इनकट करने से टू कैश या बैंक करेगा फाइनेंस वाला, ये उसके जगह CLC करेगा, ठीक है। हम क्रेडिट वाला बता रहे हैं, CLC के जगह हम लोग टू कैश या बैंक यूज कर लेंगे और फिर इनका नाम यूज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। एक इनसे लेंगे एक इनसे लेंगे, इनका एक्सपेंस हो जाएगा फैक्ट्री एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू कैश या बैंक, तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक 84,000, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगेन वही वाला, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड 84,000, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस আগেটা WIP कंट्रोल टू बैंक হতো না? WIP টা 32 না কত 36 না 84,000 84,000, এটা 70%। না, যেটা বললেন না ওই ফ্যাক্টরি ওভারহেড কন্ট্রোল টু ব্যাংক, সেটা বলছি যে ওটা WIP কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক করলে কেমন? WIP তে তো ডাইরেক্ট হয়, এটা তো বলেছে চার্জ টু প্রোডাকশন, প্রোডাকশনে চার্জ হলে কি লিখতে হবে? তো প্রোডাকশন তো ফ্যাক্টরি মানে WIP এর সঙ্গে রিলেটেড, মানে এই ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট ও বলেন। अच्छा अच्छा, এক মিনিট এইটা এটা দুটো দিয়ে দিয়েছে, एक मिनट देखो ये दो दे दिया है, एक मिनट ये देखो यहाँ पर मैंने 84,000 का, हाँ ठीक ही बोल रहे हो, ये वाला जो है ना वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, ये वाला हम लोग का WIP ही होगा, ठीक है। ये एक्चुअली इसी का पार्ट है, ये जो 30% बता दिया है ना ये टोटल वेजेस पेड का एक एंट्री होगा और डायरेक्ट का होगा और इनडायरेक्ट का देखो वही वाला कैलकुलेट करके दे दिया, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। 1,20,000 का 70% देखो 84 ही होता है, वो ना कैलकुलेट करके दे दिया, हम इसको क्या किया गलत कर दिया। पहला बात है तो ये WIP नहीं होना चाहिए, ये WIP होना चाहिए। अगर हम इसको WIP करते हैं तो देखो कर सकते हैं, लेकिन ये ना ऑलरेडी एंट्री किया हुआ है, मतलब ये देखो बताते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। WIP कंट्रोल ये ऑलरेडी हम लोगों ने एंट्री कर रखा है, मैंने क्या सोचा ये 30 है तो अपने आप से मैंने 70 का कैलकुलेशन करके लिख दिया, उसके बाद इन्होंने खुद से वो 70 वाला कैलकुलेशन जो है 70% 84,000 वो दिया है और अगेन 84,000 का कुछ और खर्चा दे रखा है ना।
तो देखो यहाँ पर हम लोग को 1,20,000 का पेमेंट का एंट्री दिखाना है, और ये वाला जो है वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, ये WIP वाला एंट्री हमें दिखाना पड़ेगा, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। और हम लोगों को यहाँ पर 70% का भी एंट्री दिखाना पड़ेगा। मतलब कितना सारा एंट्री होगा, मेरा एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगा इसका मतलब। ये देखो फिर हम लोगों का कहाँ से, एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखो ये हो गया मेटेरियल परचेज का एंट्री, ये वाला। अच्छा ये वाला कौन सा एंट्री हो गया, ये हो गया हम लोगों ने मेटेरियल इशू कर दिया, ये परचेज सेकंड वाला था मेटेरियल इशू। थर्ड वाला था वेजेस पेड, ठीक है, थर्ड वाला था वेजेस पेड। और जो 84,000 है ये डायरेक्ट वेजेस वाला है, ठीक है। ये कौन सा है, डायरेक्ट, इसका अगर नैरेशन लिखेंगे ना तो डायरेक्ट वेजेस पेड ये वाला है, ठीक है। ये 84 जो कि अलग से इन्होंने दिया था। और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल ये इनडायरेक्ट वाला है, ठीक है। और इसके बाद फिर से यहाँ पर जो दिया है, ये देखो यहाँ पर फिर से एक 84,000 दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकट, इसका एंट्री करना चाहिए। मतलब ये 84 वाला ना ऑलरेडी मैंने कर दिया है और इन्होंने दोबारा उसे दे दिया है ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो इसको हम हटा के मतलब एक बार मिटा देते हैं लिखने के टाइम, ताकि तुम लोग का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मेटेरियल परचेज, मेटेरियल इशू, वेजेस पेड, वेजेस चार्ज टू इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज और डायरेक्ट वेजेस चार्ज, ठीक है, जिसको मैं अलग से दे दिया था। अब अगेन हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे, मतलब हम लोगों ने ये कर लिया, ये वाला हो गया, ये वाला कर लिया। और 70% मैंने खुद से कैलकुलेट करके किया था, जो कि इन्होंने दे रखा है, ये वाला 70% वाला, ठीक है। और 30% वाला मैंने कैलकुलेट किया 36,000, वो हमें करना पड़ेगा, खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा अब बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकट। अब बताओ इसका एंट्री क्या होना चाहिए। अब हम लोग को ये वाला एंट्री करना चाहिए। बोलो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकट का क्या एंट्री होगा, वही वाला करेंगे 84,000 से। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक, ये हो जाए। ये वाला না कौन ম্যাম सा বলছি है, কি এসব জার্নালে কোনো ন্যারেশন লিখতে হয়? দরকার নেই, জরুরি নেই, যদি বলে দেয় তবে লিখবে, নাহলে দরকার নেই। নর্মালি এটাতে ন্যারেশনের অত নিড হয় না। अच्छा ये हम लोग का 84,000 वाला हुआ, ठीक है। ये अगर चाहो तो लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकट बोल के, ठीक है, लेकिन इसमें मैंडेटरी नहीं होता है। जैसे अकाउंट्स में मैंडेटरी होता है जर्नल में नरेशन लिखना, अगर बता दे कि मत लिखो तब अलग बात है। फिर बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग चार्ज टू प्रोडक्शन। अब इसका क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, इसका एंट्री क्या होगा। ये वाला तो कॉस्ट वाले ही करेंगे, तो जो एंट्री अभी तक सीखा तो वही वाला हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। तो फिर इतना हम लोगों ने पे किया, अब इतना हम इससे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। हाँ, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, ম্যাম फैक्ट्री 6 নম্বরে ओवरहेड অ্যামাউন্টটা কত ছিল? বলে। আচ্ছা এদিকে দেখি 84, এটাও 84 দিয়েছে, 84,000, জানি কনফিউশনটা হলো। अच्छा ये 92,000 ये वाला। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों ने 92,000 तक कर लिया। फिर 20,000 वाला एंट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब पेमेंट इनकट, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू कैश, ये फाइनेंस वाले करेंगे। ये लोग बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू CLC, तो CLC हट जाएगा, टू कैश आ जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल ले लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू बैंक या कैश 20,000। अब नेक्स्ट देखो फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट बता रहा है, तो ये वाला कौन करेगा, ये भी पूरा कॉस्ट वालों का काम है कि कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी हुआ उसका कॉस्ट बता रहा है। तो उसका कॉस्ट बता रहा है, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP, ठीक है। WIP से मतलब ट्रांसफर हो गया, फिनिश्ड गुड्स में आ गया, 2 लाख का फिनिश्ड गुड्स बन चुका है। फिर नेक्स्ट और एक है
क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, सेल में पूरा 2,90,000 है बता रहा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं है, सेल पूरा 2,90,000 है। सेल करने से क्या एंट्री होगा? अगर कैश सेल करते हैं तो कैश टू सेल, और अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर टू सेल। बट ये लोग क्या एंट्री करते हैं? ये लोग एंट्री करते हैं, ये देखो, डेटर या कैश टू सेल। लेकिन ये सेल करने से क्या एंट्री करते हैं? ये सेल करने से एट कॉस्ट है, नहीं 2,90,000 बता रखा है, ये फिनिश्ड गुड्स सोल्ड है। लेकिन यहाँ पर हमारा फिनिश्ड गुड्स था 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं था, और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर भी बताया है, पेमेंट टू क्रेडिटर भी बताया। अच्छा, ये सब एंट्री भी हमें करना पड़ेगा। अच्छा, पहले यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो रहा है बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो रहा है, पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसका एंट्री करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता चलेगा तो फिर प्रॉफिट लॉस भी तो नहीं पता चलेगा। हम लोग का फिनिश गुड्स कितने का बना? 2 लाख, और उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड हो जाएगा 20,000, मतलब अगर इसका लेजर करोगे तो उसी तरह से होगा ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने का बनेगा? 2,20,000 का। सोच के देखो कि अगर मेरा 2 लाख तक का फिनिश गुड्स का खर्चा हुआ है, फिर उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 20,000 ऐड हो रहा है कॉस्ट शीट के तरह, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा 2,20,000। अब ये एंट्री हमें खुद से करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, ये नहीं बताया, हमें खुद से करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। सेल हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को तो डेबिट करना पड़ेगा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 2,20,000, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स का एंट्री कर दिया। अच्छा, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल। अब ऐसे भी कर सकते हो, या फिर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल। इसको ना अलग अलग दिखा दे, अलग अलग ही दिखाना चाहिए। यहाँ पर ये हो जाएगा, हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल 2 लाख, और टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 20,000, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एट 20,000। मतलब ये ट्रांसफर हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बनता है, फिनिश गुड्स में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होके कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एट कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये नॉर्मल जो हम लोग अभी तक एंट्री सीख रहे थे वैसा वाला ही है, क्योंकि ये एंट्री फाइनेंस वाले कभी नहीं करते, ये एंट्री कॉस्ट वाले ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, सेल किया गया है 2,90,000 का, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर है 69,000। ये तो प्योरली जो है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, इससे कॉस्ट वाले का कोई लेना देना नहीं, ये फाइनेंस बुक का एंट्री है। पेमेंट टू क्रेडिटर भी प्योरली फाइनेंस बुक का एंट्री है, यहाँ पर कॉस्ट वाले का कोई लेना देना नहीं है। और सेल्स वाला एंट्री हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे? सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री देखो, फाइनेंस वाला क्या करेगा? कैश टू सेल्स करेगा, ठीक है। कैश टू सेल्स या फिर डेटर टू सेल करेगा, डेटर टू सेल करेगा। तो ये कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? ये भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट हम लोग यूज करेंगे, अगर यूज करने को मिल रहा है तो कैश या फिर डेटर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। कैश या फिर डेटर हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोगों का बोल रहा है कि टू सेल्स, टू सेल्स की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट को तो ये लोग नॉमिनल अकाउंट ही यूज करेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिखे? टू सेल्स ही लिख दें, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल्स का तो कोई अलग नाम हम लोगों ने देखा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैश और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का बोल रहा है कि सेल हुआ है 2,90,000, तो हम लोग लिखते हैं कैश या डेटर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रियल अकाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर पिछला वाला क्वेश्चन देखो, वहां भी सेल था, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था ना, वहां भी सेल था, लेकिन वो था नॉन इंटीग्रेटेड, तो वहां पर कॉस्ट वाले कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखना है। लेकिन यहाँ पर कंबाइनली हमें लिखना है, तो अगर हमें रियल या नॉमिनल अकाउंट मिल रहा है तो हम लोग तो लिखेंगे ना रियल या नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो, डेटर या फिर बैंक टू सेल्स। और बाकी तो प्योरली फाइनेंस वाला है, जो तुम लोग 11-12 में एंट्री करते हो, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। ম্যাম বলছি 10 নম্বর এন্ট্রিটাতে ফ্যাক্টরি ওভারহেডটা আসবে না, ফ্যাক্টরি ওভারহেড কন্ট্রোল। 10 নম্বরে ফ্যাক্টরি ওভারহেড, ফ্যাক্টরি ওভারহেডের পর তো ফিনিশ গুডস হয়েছে, ফিনিশ গুডস মানে তো ফ্যাক্টরি ওভারহেডটা তো অ্যাড হয়ে গেছে, ফিনিশ গুডস মানে ফ্যাক্টরি ওভারহেডটা অ্যাড হয়নি। এটা তো এটা আমি কস্ট অফ সেলসটা কিভাবে বের করো? যেটা তোমার কস্ট অফ সেলস কিভাবে আসে? ফিনিশ গুডস কন্ট্রোলের সাথে কি অ্যাড করো?
মানে ফিনিশ গুডস এর সাথে কি অ্যাড করো, সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন করলে তো কস্ট অফ সেলস আছে না। হ্যাঁ। 10 नंबर एंट्री तो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स টা लिखेছি देखो, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर देखेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम लोगों ने किया था ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जाता है, फिनिश गुड्स जाता है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन में बताए तब जाता है, ये दोनों मिला के कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटा ही करो सीधा। হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा अब ये वाला लिख दे, डेटर वाला, डेटर से पैसा मिला है तो बैंक डेबिट होगा, डेटर क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 69, क्योंकि इसमें कुछ कंबाइन वाला बात ही नहीं, क्योंकि फाइनेंस बुक में एंट्री होगा, कॉस्ट बुक में नो एंट्री, दोनों को मिला के ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट एंट्री पेबल टू क्रेडिटर था, पेबल टू क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर को पे करने से जो एंट्री होता है वही लिखोगे, क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर टू कैश या बैंक, बैंक लिख देते हैं, हर जगह बैंक लिखा था मैंने, 1,10,000। तो यहाँ पर भी अगेन सेम कंसेप्ट की कॉस्ट बुक में कोई एंट्री नहीं, फाइनेंस बुक में एंट्री, तो दोनों कंबाइन होके जो नेट एंट्री है वही वाला आएगा, क्योंकि कुछ तो इधर उधर से लेना है नहीं कि इसका कुछ पार्ट लेना पड़ेगा, उसका कुछ पार्ट लेना पड़ेगा, नॉर्मल ये प्योरली फाइनेंस एंट्री है, तो क्रेडिटर टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि कौन सा वाला एंट्री हम लोग क्या फिर सिर्फ कॉस्ट बुक वाले कर रहे हैं या फाइनेंस बुक वाले कर रहे हैं। अगर मान लो कोई एक पार्टी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो सीखे हो वही करना है। अगर दो पार्टी का होता है तभी जाके हमें इसको कंबाइन करके एक नया एंट्री फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसका रूल्स ये है कि हम लोग रियल या पर्सनल अकाउंट मिलेगा तो उसे लिख देंगे, और नॉमिनल वाला कॉस्ट बुक से लेंगे, ठीक है, नहीं तो कॉस्ट बुक वाले का कुछ इसमें हिस्सेदारी नहीं रहेगा ना। और अगर मान लो फाइनेंस बुक में कोई एंट्री नहीं होता है, ऐसा ट्रांजैक्शन है, ओनली कॉस्ट बुक वाला है, जैसे कि रॉ मटेरियल जो है यूज्ड होता है, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पर जो यहाँ जीरो है, यहाँ पर कुछ है तो वही वाला लिख देंगे, या फिर कॉस्ट बुक में जीरो है जैसे कि पेमेंट टू क्रेडिटर सिर्फ फाइनेंस बुक में है तो कंबाइन करके यही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था इंटीग्रेटेड वाला, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाला जो है वो आसान होता है, ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब इतना सारा अलग अलग ट्रांजैक्शन रहता है ना, इस वजह से, तो इसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत होगा। तो ये पीडीएफ तुम लोग को शेयर कर देंगे, ठीक है, तो तुम लोग इससे जितना हो पाता है करो, ठीक है, बाद में तो हम करवाएंगे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। नेक्स्ट दिन हम लोग इसको, अब देखो इसमें समझाने का मेरा कुछ नहीं बचा, अब प्रैक्टिस और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो तुम लोग पूरा चीज को एक बार गो थ्रू कर लेना, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, और उसके बाद हम लोग ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और तुम लोग इसको घर पे भी ट्राई करो अपने हिसाब से, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।